जी डियर, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं? वालेकुम आवाज आ रही है सलाम आप सर, सबको ठीक मेरी? हूँ। जी फ़हीम, ठीक है ना? आवाज मेरी आप सबको आ रही है? जी डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी आवाज आ रही है? बताएं मुझे। यस सर, आ रही है। जी हीरा, आज आपने प्रेजेंट करना है? क्यों भी आज किन की टर्न है? ग्रुप पे सर आज हमारी है फहीम। जी फ़हीम, रेडी हो? सारे ग्रुप मेंबर्स कंप्लीट हैं? जी सर, ग्रुप कंप्लीट है। आप मुझे दे दें अथॉरिटी तो मैं शेयर कर लेता हूँ। जी आपको देखें, चेक करें शेयर। चलें, ठीक है। यू आर नाउ को-होस्ट। अहमद रजा को बना दिया एक्सक्यूज मैंने। मी सर, थोड़ा सा पेपर के बारे में बता दें। एक मिनट, ये अभी अहमद अहमद रजा आप भी इसी ग्रुप में हैं? मैंने कोई मिस्टेक कर दी। नहीं सर, प्रेजेंटेशन हो गई है मेरी, तो मैं इस ग्रुप में नहीं हूँ। अच्छा, ये बाय मिस्टेक हो गया। फ़हीम आपको करना है भाई। अब बन गया। ये पेपर जो है ना, वो अभी तो पहले तो ये पता होगा पेपर होगा कैसे, ठीक है? क्या पॉलिसी आती है, इन कैंपस होगा, ऑनलाइन होगा, क्या होगा, फिर मैं इस पे डिसाइड करूंगा। अभी आप इसको प्रिपेयर करें एज इट इज, जैसे हम कर रहे हैं। अगर तो इन कैंपस होगा, ऑब्वियसली फिर क्वेश्चनिंग होंगे, आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्रूव दिस, सॉल्व दिस, गिव एग्जांपल, प्रूव दिस थ्योरम, प्रूव दिस रिजल्ट, ठीक है? ये सारी चीजें आपको पता है। मतलब जैसे सर हमारा जो हैं जैसे सब्जेक्टिव प्रूफ्स पेपर होता वगैरह है। जी जी जैसे ये हैं इनके अंदर, मतलब जो आपने हमें जी, बुक से ऑब्वियसली फिर तो करवाया और ये हैं। सब्जेक्टिव टाइप होगा ना फिर तो। जी सर। और अगर तो डिपेंड में फिर क्या है कि सिचुएशन पे क्या सिनेरियो होगा एट दैट टाइम, कैसे कहा जाता है एग्जाम लेने का। अगर तो कहती है यूनिवर्सिटी के इन कैंपस आके होगा तो फिर उसके अकॉर्डिंग नहीं। अगर कहा जाता है कि नहीं ऑनलाइन होगा, फिर उसको उसके अकॉर्डिंग मैं सोचूंगा सारा। सर क्लासेस कब तक हैं? क्लासेस हमारी कैलेंडर चेक करें, यूएमटी आप वेबसाइट पे जाएं, राइट, यूएमटी स्टडी कैलेंडर, पोर्टल पे है तो कैलेंडर, पोर्टल पे भी पोर्टल होता पे है। मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर लें और मुझे भी बता दीजिए। मेरे ख्याल से सर वो तो 28 फेब को लास्ट चल रहा है, 28 फेब है लास्ट वीक। हाँ, देख लें, उसके अकॉर्डिंग ही होगा जो वहां पे लिखा हुआ। सर मीट्स नहीं होंगे अब? मीट्स तो अभी पोस्टपोन्ड हो चुके हैं। आप अगर चाहते हैं तो मिड्स लेना, तो मैं फिर भी नहीं लूंगा, क्योंकि अभी यही कहा गया कि मिड्स नहीं होंगे, पोस्टपोन्ड। मुझे लगता नहीं है आप सर, हम सबका दिल चाह रहा है एग्जाम देने का। चलो नो नो रिक्वेस्ट सर। करते हैं कि इन बच्चों को सर एग्जाम हमारा दें। नो सर, सर बिल्कुल भी नहीं। सर हम कहते हैं फाइनल भी ना हो। सर अच्छा, फाइनल भी ना हो, फिर आप कहोगे पढ़ेंगे भी ना, फिर आप कहोगे कि यूनिवर्सिटी भी ना जाएं, फिर फीसिस भी ना नहीं नहीं देंगे, फिर सर, मार्क्स लग प्रमोट जाए। कर देना हमें। सर हाँ वही ना, प्रमोट कर दे। तो फायदा क्या हुआ ऐसी प्रमोशन का आपको, जिसमें आपकी लर्निंग ही ना हो। नो सर, नहीं नहीं सर, लर्निंग तो है हो सर, जाए माशाल्लाह लेकिन काफी ऑनलाइन हो लर्निंग जाए। की है। आप कह रहे हैं कि प्रमोट बस हो जाए, और कोई नो आप सर, ऑनलाइन हो तो प्रमोट हो जाए। सब्जेक्ट ये अलजबरा जो हुआ तो इसमें मुश्किल नहीं होता, इसमें आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी होती है, बेसिक्स को जरा स्ट्रॉन्ग करना होता है, टाइम सर ज्यादा जब देना पड़ता सारा है। सेमेस्टर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो फाइनल भी ऑनलाइन ही होने चाहिए। चले, ये तो सर आपकी वैसे सजेशंस रूल है। तो यही है। सर मैं तो रूल तो इसमें यही आई एम बनता नॉट है द क्योंकि पॉलिसी ऑनलाइन में भी मेकर, आई एम पढ़े। नॉट द सर फाइनल में क्या मतलब कैसे होगा पेपर? फाइनल क्वेश्चंस में वगैरह जैसे कैसे? सब्जेक्टिव पेपर होता है, यस कुछ सर, शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकते यस हैं, सर, एग्जांपल्स भी आप तो होंगे, नहीं, वो सारा लेकिन कुछ। सर रूल तो ये ना, जैसे अभी हम पढ़ ऑनलाइन रहे हैं। जी सर, और हमारी तैयारी भी ऑनलाइन जैसी है, इसलिए ऑनलाइन क्लासेस ली हैं तो ऑनलाइन एग्जाम्स हों। चलें, ये तो देखेंगे क्या होता है, मुझे तो इस बारे में नहीं पता, आई डोंट नो अबाउट ऑल ऑफ दीस थिंग्स राइट नाउ। जैसे आपको सर नहीं अगर पता, मुझे आपसे भी नहीं पता। सजेशन सर अगर आपसे सजेशन ली जाए यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो आप काइंडली फिर यही उन्हें सजेस्ट मैं फिर करिएगा ऑनलाइन कि ही अगर दूंगा, फिर मैं ऑनलाइन कहूंगा कि पेपर। फिर मैं कहूंगा इन कैंपस हो और मैं खुद से पेपर बनाऊंगा, तब तो मैं ऑनलाइन नो कभी भी नहीं कहूंगा। सर, नो दिस इज सर, ऐसा सर 100%, नहीं हमारी होता। 200%। तैयारी ही फिर ऑनलाइन अब जैसी सर सर है, हमारी हम लर्निंग कैंपस भी में तो जाके फिर जो ऑनलाइन मर्जी वाली कुछ है ना कह ले, सर। मैंने फिर यूनिवर्सिटी इन कैंपस एग्जाम देना है, मैं ऑनलाइन फिर मैं कभी नहीं कहूंगा। सर आप हमारे साथ आएंगे नो यूनिवर्सिटी? सर। जी आप हमारे साथ सर आएंगे? आपको साथ देना चाहिए ना।
आपके साथ एज ए टीचर हूँ यूनिवर्सिटी के साथ, में एज ए एम्प्लॉय भी हूँ और बाकी भी चीजें यूनिवर्सिटी के साथ हूँ, तो मुझे दोनों चीजों को साथ लेके चलना है। मैं ये नहीं कह सकता कि मैं आपके साथ, ये वाली बात इसमें होल्ड ही नहीं करती न्यूट्रल कि है। किसके साथ। ठीक है, चलो अभी हमने टाइम काफी हो जी चुका है, सर। अभी फहीम कुछ हम प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो देखते हैं फहीम क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। जी फहीम स्टार्ट करें आप। एक मिनट, एक जस्ट अ मिनट, मैं लिस्ट निकाल लूं, थोड़ा सा वेट कीजिएगा। जी स्टार्ट करें फहीम, आपके साथ कौन कौन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम फहीम अमीन। हमारा ग्रुप नंबर 9 है, जिसमें मेरे साथ शाहजेब हैं और आयशा कामरान है। आज जो हमारा टॉपिक है जो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ वो है नॉर्मलाइजर, सेंट्रलाइजर और सेंटर ऑफ अ ग्रुप। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ नॉर्मलाइजर से। नॉर्मलाइजर ये होता है कि अगर आपके पास एक ग्रुप है जी और उसमें से आप कोई कम्प्लेक्स लेते हैं। कम्प्लेक्स क्या होता है? कम्प्लेक्स एक इसको आर्बिट्रेरी थोड़ा सबसेट होता स्क्रीन है। को फहीम, सॉरी, इसको जूम इन करें, ठीक से नजर आए। सर मेरी तरफ से फुल जूम इन है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो अपनी स्क्रीन से जूम इन कर सकता है, वैसे उसका ऑप्शन होता है। नहीं भी, आप भी तो हमें कुछ ठीक दिखाएंगे तो ठीक नजर आएगा ना। जो सर आप दिखाएंगे अब हमें वो मेरी नजर आना है। हम तो यही कर सकते हैं कि सर स्क्रीन को जी सर एग्जिट फुल स्क्रीन कर सकते हैं या कुछ और कर सकते हैं, लेकिन जो दिखाएंगे नजर तो हमें वो आना है। सर मोस्टली जो ना बच्चे मोबाइल पे यूज कर रहे हैं, तो वो मोबाइल पे जब वो 2 फिंगर से इसको जूम करेंगे तो वो फौरी जूम हो जाता है। लैपटॉप का तो नहीं पता, लेकिन मोबाइल का तो मुझे पता है कैसे जूम करते हैं इसको। तो मैं फुल जूम करके बैठा हूँ, मतलब जो मुझे फुल जूम पे चलें, मैंने चलो ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करें, कुछ तो ख्याल करके नॉर्मलाइजर मैंने। नॉर्मलाइजर जी सर। एक आप ग्रुप लेते हैं जी, उसमें से कोई कम्प्लेक्स लेते हैं। कम्प्लेक्स क्या होता है? वो ग्रुप का एक सबसेट होता है, कोई भी सबसेट, कोई भी आर्बिट्रेरी सबसेट, उसे कम्प्लेक्स कहते हैं। आप एक ग्रुप में से कोई भी कम्प्लेक्स ले लें और कोई एलिमेंट ले ग्रुप में से और वो उस एक्स के साथ कम्यूट करे, देन वो एलिमेंट जो है, वो सारे एलिमेंट्स हम इकट्ठे कर लें तो उसका जो सेट बनेगा वो होगा नॉर्मलाइजर। दोबारा बता रहा हूँ, जी में से कोई एलिमेंट लें और वो उस कम्प्लेक्स एक्स के साथ कम्यूट करे तो उसे हम वो नॉर्मलाइजर में चला जाएगा। उसके बाद नॉर्मलाइजर जो होता है वो जी का जो ग्रुप है उसका सब ग्रुप भी होता है। उसको यहाँ पे मैंने प्रूव किया है। उसका सब ग्रुप के लिए हमें पास कंडीशन क्या होती है सब ग्रुप प्रूव करने के लिए? अगर हम कोई एच हमारे पास ग्रुप हो, उसमें से कोई ए बी एलिमेंट लें और उसको सब ग्रुप प्रूव करने के लिए हमारे पास कंडीशन है ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच, देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो यहाँ पे प्रूव करने के लिए हमें नॉर्मलाइजर को प्रूव करना है। तो मैं लेट करता हूँ कि x1 x2 को दो एलिमेंट्स हैं जो कि नॉर्मलाइजर्स में बिलोंग करते हैं। तो इस पे क्या कंडीशन होल्ड करेगी? कम्यूट वाली होल्ड करेगी। ax1 इज इक्वल टू x1a एंड ax2 इज इक्वल टू x2a। तो मैंने प्रूव क्या करना है इसको सब ग्रुप शो करने के लिए? वो है x1 x2 इनवर्स बिलोंग टू नॉर्मलाइजर ऑफ a। उसके लिए पहले मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कि x2 इनवर्स है वो कम्यूट करता है a के साथ कि नहीं, क्योंकि a नॉर्मलाइजर में है। तो उसके लिए मैंने लिखा ax2 इज इक्वल टू x2a, जो कि कंडीशन है कम्यूट वाली। इसको मैंने लेफ्ट साइड से x2 इनवर्स से मल्टीप्लाई करवा दिया, लेफ्ट साइड से लेफ्ट कम्यूट करवा दिया। दोनों साइड पे x2 इनवर्स लिखा। तो क्या हुआ, इधर जो x2 इनवर्स और x2 था ये आइडेंटिटी बन गया, तो यहाँ पे सिर्फ a बचा मेरे पास। फिर उसको मैंने राइट साइड से x2 इनवर्स से कम्यूट करवाया, तो मेरे पास राइट साइड से करवाने पे x2 इनवर्स a इज इक्वल टू ax2 इनवर्स आ गया। मींस ये कम्यूट कर गया। जब ये कम्यूट कर गया तो इसका मतलब है कि x2 इनवर्स जो है वो नॉर्मलाइजर में है। अब मैं x2 को इनवर्स को मैंने कम्यूट करवा लिया है। अब मैं पूरे को करवाता हूँ x1 x2 इनवर्स को, उसको एक साथ कम्यूट करवाता हूँ। तो आप इसको लिख सकते हैं ax1 x2 इनवर्स। x1 बाहर ले लिया है ब्रैकेट में से। वो कैसे ले सकते हैं? क्योंकि ये ऊपर जो मैंने कंडीशन लिखी है कि x1 x2 नॉर्मल में से हैं, तो ये कम्यूट करते हैं, इसलिए उसको अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इसको फिर मैं x1a भी लिख सकता हूँ, ax1 इज इक्वल टू x1a है, इसलिए उनको इक्वल करके मैं अलग इनको लिख सकता हूँ x1a। और उसके बाद a को मैं ले गया x2 इनवर्स के साथ, तो इससे मेरे पास बन गया x1 x2 इनवर्स इनटू a। तो ax1 x2 इनवर्स जो था वो बन गया x1 x2 इनवर्स a। मींस x1 और x2 इनवर्स जो है वो भी नॉर्मलाइजर से बिलोंग करते हैं। जब ये नॉर्मलाइजर से बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये है कि नॉर्मलाइजर जो है वो हमारे ग्रुप का सब ग्रुप है। तो नॉर्मलाइजर जो होता है वो ग्रुप का सब ग्रुप होता है।
दूसरी बात यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्मलाइजर हमेशा नॉन एम्प्टी होता है। मींस ये जब भी हम ग्रुप में से नॉर्मलाइजर बनाते हैं तो वो नॉन एम्प्टी इसलिए होता है क्योंकि उस ग्रुप में आइडेंटिटी तो लाजमी एग्जिस्ट करती है, और जो आइडेंटिटी है वो कम्यूट भी लाजमी करती है। तो इसका मतलब है कि कभी भी नॉर्मलाइजर एम्प्टी नहीं होगा। नेक्स्ट इसकी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। मैंने एक ग्रुप लिया है जो कि डाइहाइड्रल ग्रुप है, इसे V4 भी कहते हैं। इसको लिखने का तरीका होता है ए स्क्वायर, यहाँ पे आना था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसमें से मैंने एक सब ग्रुप लिया 1 और b, दो एलिमेंट्स लिए मैंने, ये H इसका सब ग्रुप है। अब मैं यहाँ पे नॉर्मलाइजर इसके फाइंड करता हूँ। तो ग्रुप में से मैं एक एलिमेंट लेता हूँ 1, उसको मैं चेक करता हूँ कि वो H के साथ कम्यूट करता है कि नहीं करता। तो 1.h किया तो 1b आंसर आया, जब h.1 किया तब भी 1b आंसर आया। तो 1h इज इक्वल टू h1, दैट मींस जो 1 है वो नॉर्मलाइजर में से बिलोंग करता है। अगर मैं ए एलिमेंट ले लूं और उसको कम्यूट करवाऊं तो मेरे पास आता है a.h, वो आता है a, ab, और h.a जो है वो आता है a, ba। अब मैंने चेक करना है कि a, b और ba इक्वल हैं कि नहीं है। अगर तो इक्वल हैं तो फिर ये भी उसमें नॉर्मलाइजर में से होगा, अगर ये इक्वल नहीं है तो वो नॉर्मलाइजर में से नहीं होगा। इसको प्रूव करने के लिए मैं लेता हूँ ab होल स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि मुझे गिवन है कि मेरे ग्रुप में कि ab स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। इसको मैं लिख सकता हूँ ab इंटू ab इज इक्वल टू 1, ab को उधर जाके b इनवर्स a इनवर्स हो जाएगा। फिर मैं इसको b स्क्वायर से लेफ्ट कम्यूट करवाऊंगा, लेफ्ट साइड से, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा इस साइड लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड पे जो b स्क्वायर और b इनवर्स है वो आपस में कैंसिल होकर सिर्फ b बचेगा। फिर मैं इसको राइट साइड से a क्यूब के साथ करवाऊंगा कम्यूट, तो यहाँ पे a भी बचेगा और दूसरी साइड पे b a स्क्वायर बचेगा। मींस a b इज नॉट इक्वल टू b a, तो दैट मींस a डॉट h इज नॉट इक्वल टू h डॉट a। तो a जो है वो नॉर्मलाइजर में से नहीं है, उसमें से बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट मेरा टॉपिक है सेंट्रलाइजर ऑफ अ ग्रुप। सेंट्रलाइजर में क्या है, ये नॉर्मलाइजर और सेंट्रलाइजर दोनों में टॉपिक्स थे। तो सेंट्रलाइजर में ये होता है कि अगर आपके पास ग्रुप है G, उसमें से कोई कॉम्प्लेक्स ले लें X, देन G का भी कोई एलिमेंट लें और कॉम्प्लेक्स का भी कोई एलिमेंट लें, दोनों एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करें, तो उसे कहते हैं सेंट्रलाइजर ऑफ अ ग्रुप। वो जितने भी एलिमेंट्स कम्यूट करेंगे उनका सेट बना लेंगे, उस सेट को हम कहेंगे सेंट्रलाइजर ऑफ अ ग्रुप, और उसे CGX से डिनोट करते हैं। इसके साथ है सेंटर ऑफ अ ग्रुप। अगर G के सारी एलिमेंट्स G के साथ ही कम्यूट करें, मींस एक ग्रुप के एलिमेंट्स उसी ग्रुप के साथ ही कम्यूट करें, देन उसे कहते हैं सेंटर ऑफ अ ग्रुप, और वो उसको नोट करते हैं ZG से। इसको जो मैंने डिफाइन भी किया ZG को, G बिलोंग टू G कैपिटल G सच दैट GX इज इक्वल टू XG और ऑल X बिलोंग टू G। और यहाँ पे एक नोट है कि अगर H जो है वो सब ग्रुप हो सेंटर का, तो H जो है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का, ग्रुप का। अगर सब ग्रुप बन जाए सेंटर का H, तो H नॉर्मल सब ग्रुप होता है G का। यहाँ पे इसके एक एग्जांपल ले लेते हैं। V4 एक मैंने लिया है ग्रुप, इसमें E, A, AB और AB 4 इसमें एलिमेंट्स हैं। इसका एक मैंने कम्प्लेक्स लिया है नीचे सब ग्रुप AB। अब मैं क्या करता हूँ, V4 में से कोई एलिमेंट लेता हूँ और उसको X के साथ कम्यूट करवा कर देखता हूँ कि वो होता है कि नहीं होता। पहला एलिमेंट लिया E V4 में से, उसे कम्यूट करवाया A और B के साथ, तो आंसर आ जाता है A ही। दोनों साइड से करवा ले, EA इज इक्वल टू AE, तो A ही आता है। फिर इसको B के साथ करवा लेते हैं तो EB इज इक्वल टू BE इज इक्वल टू B ही आता है। दैट मींस जो E है वो सेंटर में से है, सेंटर में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद दूसरा एलिमेंट लेता हूँ A, उसको करता हूँ कम्यूट A और B के साथ, X के साथ जो सब ग्रुप लिया हुआ है, तो वो भी कम्यूट कर जाता है। थर्ड एलिमेंट लेता हूँ B बिलोंग टू C, ये भी सेंटर में से ही करता है। ये आप दोनों बाकी जो दो हैं B और AB, ये खुद चेक कर सकते हैं। जब इसको कम्यूट करवाएंगे आप X के साथ तो ये कम्यूट कर जाएगा, और ये V4 इस सेंटर में से ही करेगा। सेंटर के लिए भी ये होता है कि सेंट्रलाइजर और सेंटर दोनों ये भी नॉन एम्प्टी होते हैं, क्योंकि सेंट्रलाइजर में भी आप देखें कि जो ग्रुप होगा उसमें एक आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, और जो आइडेंटिटी है वो हमेशा कम्यूट करती है, और सेंटर में भी यही सिनेरियो होती है। तो नॉर्मलाइजर, सेंट्रलाइजर और सेंटर ये तीनों नॉन एम्प्टी होते हैं, एम्प्टी नहीं हो सकते। उसके बाद मेरा एक थ्योरम है 1.3.2, अगर G हमारे पास एक ग्रुप हो, S सब ग्रुप हो G का और H भी सब ग्रुप हो G का, ये दो सब ग्रुप ले लिए उसके, then the number n of the H conjugate of S is equal to H such that normalizer of S in H। तो ये हमने प्रूव करना है। हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं D को नॉर्मलाइजर के इक्वल, वो कंसीडर द कोसेट्स डिकम्पोजिशन। अब हम इसकी कोसेट्स जो है डिकम्पोजिशन वो कंसीडर करते हैं, वो होती है यूनियन की फॉर्म में, H इज इक्वल टू dx1 यूनियन dx2 सो ऑन अप टू यूनियन dxr, वेयर x1 इज इक्वल टू 1 एंड r इज इक्वल टू, r उसके इक्वल है जो हमने प्रूव करना है, H सच दैट नॉर्मलाइजर ऑफ S इन H उसके इक्वल है R।
अगर हम ले लें अब यहाँ पे एक कॉन्जुगेट जो हमने क्वेश्चन में था कि h कॉन्जुगेट ऑफ s की पावर xi प्लस s की पावर y xj और ij इक्वल ना हो, तो क्या होगा? जो xj है इसको हम ये राइट इसका जो कॉन्जुगेट वाला फॉर्मूला वो ओपन कर देंगे, तो xj xi इनवर्स s xi और xj इनवर्स हो जाएगा। यहाँ से मेरे पास s बचेगा। जब ये बचेगा इसका मतलब ये है कि xi और xj इनवर्स d में बिलोंग करते हैं। इस दिस इंप्लाइज दैट dxi इज इक्वल टू dxj, तो ये इक्वल तो हो नहीं सकते, ये तो कंट्रडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब ये है कि जो x और s की पावर x2 और s की पावर xr है, ये डिस्टिंक्ट सेट्स हैं, मींस n जो है वो r के इक्वल है या r से ग्रेटर है। तो इससे अब देखते हुए देखते हैं कि जो h है वो कोई हम ले लेते हैं एलिमेंट कैपिटल h में से स्मॉल h जो है, तो हम एक पीछे एक हमने इक्वेशन नंबर 1 पढ़ी थी, वो मैंने यहाँ पे लिख दी है, axb इज इक्वल टू a1xb यूनियन arxb और axb1 यूनियन axbn। जहां से जब हम एक एलिमेंट स्मॉल h लेते हैं कैपिटल h में से, तो वो बनता है h इज इक्वल टू dxi फॉर सम d बिलोंग टू d कैपिटल D, एंड i जो है वो 1 2 3 अप टू सो ऑन x तक हो सकता है। अब जब मैं इसका लेता हूँ कॉन्जुगेट s की पावर h, वो होगा s की पावर dxi, और इसको जब मैं इसका वो कॉन्जुगेट वाला फार्मूला ओपन करूंगा तो वो बनेगा xi इनवर्स d इनवर्स sd इनटू xi, और वो बनेगा s की पावर xi, which implies that n is equal to r। जब n is equal to r आ गया तो r मेरे पास क्या था? h such that normalizer of s in h, यही मैंने प्रूव करना था। तो n किसके बराबर आ गया? r के बराबर आ गया, मींस जो n है वो हमारे प्रूव के बराबर आ गया, तो ये हमने प्रूव करना है। यहाँ पे ये प्रूव कंप्लीट हो जाता है। नाउ फॉर फर्दर आई वुड लाइक टू इनवाइट आशा कामरान टू कैरी ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर, जी वालेकुम सलाम। मेरी आवाज़ आ रही है? यस आई कैन लिसन यू। ठीक है, मुझे तो आपकी आवाज ठीक आ रही है, आई होप बाकी स्टूडेंट्स को भी आ रही है। ओके सर। जो मेरा टॉपिक है, द टॉपिक ऑफ माय प्रेजेंटेशन इज डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स। इसमें हम क्या करेंगे, लेट G1 G2 अप टू Gn बी नॉन एम्प्टी सेट्स। हमारे पास G1 G2 अप टू Gn जो क्या है नॉन एम्प्टी सेट्स हैं। वी डिनोट G1 क्रॉस G2 up to cross Gn, the set of all sequences G1 G2 up to Gn, where हमारे पास क्या है, ये सारे के सारे ग्रुप्स हैं और हमने इन ग्रुप्स की प्रोडक्ट करनी है। अब अगर हमारे पास इनकी प्रोडक्ट करनी है तो हम इसके ऊपर एक सीक्वेंस डिफाइन कर सकते हैं जो कि G1 से लेके Gn तक जा रहा है। इसमें हमारे पास क्या है, जो Gi है वो बिलोंग कर रहा है Gi को, कैपिटल Gi को। इट मीन्स दैट G1 बिलोंग कर रहा है कैपिटल G1 को, जो G2 है वो भी एलिमेंट है G2 का, और जो Gn है वो एलिमेंट है Gn का। अब इसमें हमारे पास जो सीक्वेंस है, द सीक्वेंस G1 अप टू Gn कैन बी रिगार्डेड एज अ फंक्शन ऑफ f। अब हम जो हमारे पास ग्रुप की जो प्रोडक्ट है हम इसको इस सेंस में भी देख सकते हैं कि हम इसके ऊपर एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं, और फंक्शन डिफाइन करेंगे तो हमें एक सेट की भी ज़रूरत होगी। तो वो सेट हमारे पास क्या होगा, 1 2 3 अप टू n। मीन्स दैट अगर हम इस सेट के ऊपर किसी भी एलिमेंट के ऊपर कोई फंक्शन डिफाइन करें तो हमारे पास ग्रुप का एलिमेंट आ जाएगा, लाइक f(1) इज इक्वल टू G1, f(2) इज इक्वल टू G2 एंड f(n) इज इक्वल टू Gn। अब हमने पहले कहा था कि जो हमारे पास G है वो सेट है। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास G है वो ग्रुप है। तो अब अगर हमने ये प्रूव करना है कि जो हमारे पास G1 अप टू Gn है, जो एलिमेंट्स हैं, जो ये हमारे पास ग्रुप होंगे कब, जब इसके ऊपर हम जो ग्रुप की हम 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाएंगे। अब ये हमारे पास है G1 G2 अप टू Gn बी अ ग्रुप। अब G1 क्रॉस G2 अप टू Gn जो हमारे पास कोई भी ग्रुप होगा कब होगा, जब उसके ऊपर हम ग्रुप की 4 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाएंगे। अब वो हमारे पास प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी लॉ एंड इनवर्स लॉ। अब सबसे पहले हम इसके ऊपर जो है इन ग्रुप्स की प्रोडक्ट के ऊपर हम सबसे पहले क्लोजर लॉ को अप्लाई करवाएंगे, क्योंकि हमने इसको प्रूव करना है अंडर मल्टीप्लिकेशन, इसलिए हम इसकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो भी मल्टीप्लिकेशन में हम डिफाइन करवाएंगे। जैसे हमारे पास Gi जो है वो कोई भी हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स है। अब इसमें से हम कोई एक Gi सीक्वेंस ले लेंगे, कोई Gi जो प्राइम है वो सीक्वेंस ले लेंगे, उन दोनों के ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करेंगे, तो वो जो दोनों मल्टीप्लिकेशन है वो भी उसी ग्रुप में से आ जाएगी। मतलब जो मल्टीप्लिकेशन है वो उस पर डिफाइन हो जाएगी, तो हम कहेंगे जो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है वो सेटिस्फाई हो गई। अब जो दूसरी है वो है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ को प्रूव करने के लिए हम इसमें से कोई भी 3 सीक्वेंसेस लेंगे, Gi प्राइम, Gi डबल प्राइम, उस ग्रुप में से। तो जब हम उसमें से सीक्वेंसेस लेंगे, उनकी प्रोडक्ट लेंगे, तो हमारे पास जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी होल्ड हो जाएगी। अब थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ हमारे पास क्या है, Gi अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप है तो उसमें जो हमारे पास आइडेंटिटी होगी वो किस फॉर्म में होगी, जो Ig1 है वो हमारे पास आइडेंटिटी होगी G1 की, Ig2 जो है वो आइडेंटिटी होगी G2 की, और जो Ign है वो हमारे पास आइडेंटिटी होगी Gn ग्रुप की।
और जो इसमें इन्वर्स है, इन्वर्स हमारे पास क्या होगा, अगर हमारे पास G1 G2 अप टू Gn हमारे पास कोई भी सीक्वेंस कोई इन्वर्स जो है वो इन्वर्स की फॉर्म में होगा, मतलब G1 का इन्वर्स G1 इन्वर्स, G2 का इन्वर्स G2 इन्वर्स एंड Gn का इन्वर्स जो है वो Gn इन्वर्स हो जाएगा। ये हमारे पास जो हमने 4 ग्रुप्स लिए थे उनकी प्रोडक्ट हमने ली, हमने कहा कि जो उनकी प्रोडक्ट है उन ग्रुप्स की वो भी हमारे पास एक ग्रुप होगी। तो हमने जब उस पर ये 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाई तो वो भी हमारे पास प्रूव हुआ कि ये हमारे पास क्या है, ग्रुप है एंड इट्स सेड टू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स। ये हमारे पास क्या थी, कार्टेशियन प्रोडक्ट थी ग्रुप्स की। एंड और इसे हम कहेंगे कि हमारे पास एक्सटर्नल प्रोडक्ट है ग्रुप 1 G1 G2 अप टू Gn की। अब हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन आ जाएगी इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट। पहले हमने एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया था, अब हम इंटरनल डायरेक्ट प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करेंगे subgroups की। A group G is said to be the internal direct product of its subgroups G1, G2 up to Gn as कि मतलब जो हमारे पास ये ग्रुप्स हैं अगर जब हम इनकी प्रोडक्ट लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, जो G1 है वो सब ग्रुप है G का, G2 है जो सब ग्रुप है G का और Gn भी हमारे पास सब ग्रुप है G का। अब जब हमारे पास इसकी पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो हमारे पास इसके सब ग्रुप्स है ना G के, वो सारे के सारे क्या होंगे, इसके नॉर्मल होंगे। तो दूसरी प्रॉपर्टी है उसमें ये कि जो हमारे पास ग्रुप G है उसमें हम इसके एलिमेंट्स को G1 G2 अप टू Gn टाइम्स भी लिख सकते हैं। और तीसरी प्रॉपर्टी इसमें ये है कि जब हम इसके Gi जो हमारे पास ग्रुप है प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स, इसका इंटरसेक्शन लेंगे इसका किसी भी सब ग्रुप के साथ तो हमारे पास हमेशा 1 आएगा। अब इससे रिलेटेड हमने एक एग्जांपल की है कि अगर हमारे पास कोई भी दो हमने ग्रुप लिए हैं उसके हमने प्रोडक्ट डिफाइन करनी है कि जो उन दोनों की प्रोडक्ट है वो भी एक ग्रुप बनाती है। अब हम इसकी एग्जांपल कैसे लेंगे, हमने G1 कोई भी सेट ऑफ इंटीजर्स ले लिया। अब हमें पता है कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स है वो हमारे पास क्या होता है, ग्रुप होता है अंडर एडिशन। और हमने जो G2 है वो भी हमने कोई सेट ले लिया, अब हमें पता है ये भी क्या होता है, ये सेट अंडर मल्टीप्लिकेशन भी ग्रुप बनाता है। तब हम क्या करेंगे, अब हम डिफाइन करेंगे कि जो इन दोनों की प्रोडक्ट है G1 और G2 की वो भी हमारे पास एक ग्रुप बनाती है। अब हमने G1 क्रॉस G2 को हमने एक ऐसा सेट डिफाइन किया है जिसमें जो X एलिमेंट है वो G1 का है और जो Y एलिमेंट है वो G2 का है। तो हमारे पास क्या है, X हमारे पास किस फॉर्म में होगा, X हमारे पास होगा इंटीजर्स की फॉर्म में और जो Y है वो या तो +-1 होगा या +- एओर्टा होगा। अब इसके ऊपर हमने डिफाइन करना है कि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन इनकी जो है वो भी एक ग्रुप बनाती है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसकी क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे। अब देखिए हमारे पास जो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होगा, जो हमारे पास सेट 1 है जो 7 और -1 है वो हमारे पास क्या है, 7 इसमें क्या होगा, X से बिलोंग करेगा जो कि हमारे पास एक इंटीजर है और जो -1 है वो हमने G2 में से लिया, G2 में से कोई भी एलिमेंट लिया, इसकी हम प्रोडक्ट करेंगे किसी दूसरे एलिमेंट के साथ। मतलब इसमें पहले एलिमेंट -3 जो G1 में से है और जो दूसरा एलिमेंट है वो हमारे पास G2 में से है। अब हम इन दोनों पे प्रोडक्ट डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे कि जब हमें पता है कि हमारे पास जो G1 है वो अंडर एडिशन है, अंडर एडिशन ग्रुप है और जो G2 है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है। तो 7 और -3 के दरमियान कौन सा ऑपरेशन होगा हमारे पास, एडिशन का। तो 7 में से जब -3 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा और जो हमारे पास दूसरे एलिमेंट्स हैं वो G2 में से बिलोंग कर रहे हैं और उनके दरमियान हमारे पास मल्टीप्लिकेशन जो है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप होती हैं, उन पे हम मल्टीप्लिकेशन जो है वो ऑपरेटर डिफाइन करेंगे। जैसे -1 को हमने एओटा से मल्टीप्लाई किया तो वो माइनस एओटा आ गया। इट मीन्स दैट पहला एलिमेंट जो है वो इंटीजर्स में से बिलोंग कर गया ग्रुप 1 में से और जो दूसरा एलिमेंट है वो G2 में से बिलोंग कर गया। तो इट मीन्स दैट इसमें हमारे जो पास जो क्लियर ला है वो होल्ड कर गया। अब जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो एसोसिएटिव ला है, वो भी होल्ड कर जाती है इसमें। अब जो हमारे पास मेन है वो आइडेंटिटी और इनवर्स एलिमेंट है। अब आइडेंटिटी एलिमेंट जो हमारे पास पहला एलिमेंट है वो G1 में से बिलोंग कर रहा है और G1 हमारे पास क्या है, एडिशन अब ये है हमारे पास ग्रुप, तो उसमें हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट 0 आ जाएगा। और जो दूसरा G2 है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है तो उसका आइडेंटिटी एलिमेंट जो है वो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट होता है जब हम इसको किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो हम अगेन हमारे पास वही एलिमेंट दोबारा वापस आ जाए। अब हमने इन दोनों की प्रोडक्ट डिफाइन की तो हमारे पास दोबारा 5 और -8 आ गया। इट मीन्स दैट 0 1 जो है वो इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब हम डिफाइन करते हैं इनवर्स एलिमेंट को। इनवर्स एलिमेंट हमारे पास कोई भी एक ऐसा एलिमेंट होता है जब हम उसको किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आए। अब हमने 12 और -8, अब मतलब जो 12 का अंडर एडिशन जो हमारे पास इनवर्स है वो क्या होगा, -12 और जो -8 है उसका अंडर मल्टीप्लिकेशन जो इनवर्स है वो क्या होता है, एओटा। अब ये कैसे होता है, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 12 -एओटा को और -12 और एओटा को। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास दोबारा वो आइडेंटिटी आ गई। इट मीन्स दैट इसमें जो हमारे पास 4 की 4 प्रॉपर्टीज हैं वो सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हमारे पास जो G1 क्रॉस G2 है ये इन दोनों की प्रोडक्ट भी हमारे पास क्या होगी, G1 और G2 की ग्रुप बनाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है 1.3.7
इसमें उन्होंने हमें कहा है कि लेट किया N1 N2 अप टू NT हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं ग्रुप G के, एंड N जो है वो इक्वल है इनके तमाम इंटरसेक्शंस के, N1 इंटरसेक्शन N2 अप टू इंटरसेक्शन NT. Then the factor group G over N is isomorphic to the subdirect product of G over N1 up to G over NT. अब इसको हमने प्रूव करना है। इसके प्रूफ में हमें उन्होंने कहा है कि जो हमारे पास G over N जो है वो आइसोमॉर्फिक है। तो जब भी हमारे पास वर्ड आइसोमॉर्फिक आता है इट मीन्स दैट हमने इसमें 3 प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करवाना होता है। वो कौन कौन सी हैं? हमने इसमें होमोमॉर्फिज्म चेक करनी होती है, मोनोमॉर्फिज्म चेक करनी होती है और एपिमॉर्फिज्म चेक करनी होती है। सबसे पहले हम होमोमॉर्फिज्म को डिफाइन करेंगे। जब हम होमोमॉर्फिज्म प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करवाएंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हम उसके लिए एक मैप डिफाइन करना पड़ेगा। हमें उसके लिए मैप इस टाइप का डिफाइन करना पड़ेगा कि जो हमारे पास साई जो है वो G से मैप करेगा G ओवर N1 अप टू NT, और G ओवर N1 अप टू जो हमारे पास इनकी क्रॉस है G ओवर NT वो हमारे पास क्या है, फैक्टर ग्रुप्स हैं। और हमें पता है कि जो हमारे पास फैक्टर ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो किस टाइप के होते हैं। जैसे G ओवर N1 है तो हमारे पास किस टाइप का एलिमेंट होगा, N1 G की टाइप का, और जो G जो है वो हमारे पास कैपिटल G में से बिलोंग कर रहा है। और जो नीचे ये डिफाइन किया उन्होंने कहा है जी की पावर जो साई है वो इक्वल है N1G, मतलब उन्होंने ये जो मैपिंग है वो डिफाइन कर दी होमोमॉर्फिज्म के लिए। अब हम ये प्रूफ करेंगे कि हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम ग्रुप G में से कोई भी 2 एलिमेंट्स ले लेंगे, G1 और G2। अब ये हमारे पास डेफिनेशन होती है कि होमोमॉर्फिज्म कैसे डिफाइन होता है, फाई ऑफ G1 G2 इज इक्वल टू फाई ऑफ G1 इंटू फाई ऑफ G2। अब फाई ऑफ G1 फाई ऑफ G2 इक्वल आ जाएगा हमारे पास किस टाइप के एलिमेंट्स थे, N1G अप टू NTG टाइप के एलिमेंट्स थे। तो हम फाई लेंगे और जो ये हमारे पास एलिमेंट्स है वो हम ऐसे एज इट इज लिख देंगे N1G1 G2 अप टू NTG1 G2। अब बाय द प्रॉपर्टी हमें पता है कि अगर हमारे पास n ऑफ एक्स वाई है तो वो किसकी इक्वल होगा, n ऑफ एक्स इंटू n ऑफ वाई के। हम यही प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन कर देंगे कि जो N1G1 है वो किसकी इक्वल होगा, N1G1 N1G2 और अप टू NTG1 और NTG2। अब क्या होगा, अब इसमें हम ये जो एलिमेंट्स हैं अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, N1G1 अप टू NTG1, और जो दूसरा हमारे पास सीक्वेंस हो जाएगा वो हो जाएगा N1G2 अप टू NTG2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई ऑफ G1 इंटू फाई ऑफ G2। इट मीन्स दैट जो हमारे पास जो होमोमॉर्फिज्म का जो डेफिनेशन थी होमोमॉर्फिज्म की वो यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। कैसे, फाई ऑफ G1 G2 इज इक्वल टू फाई ऑफ G1 इंटू फाई ऑफ G2। अब जो सेकंड हमारा है वो हमारे पास का कर्नल को डिफाइन करना है हमने इसके अंदर, एंड इट्स कर्नल इज कर्नल ऑफ फाई जो कि इक्वल है n के और जो कि सब ग्रुप है G का। कर्नल ऑफ फाई बेसिकली हमारे पास क्या होता है, कर्नल हमारे पास कर्नल के पास एक कोई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि आइडेंटिटी पे एलिमेंट मैप करते हैं। जैसे कि G बिलोंगिंग टू G, तो अगर हम उसके ऊपर G के ऊपर फाई ऑपरेटर जो है वो ऑपरेट करें तो क्या होगा, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट्स आ जाएंगे। मीन्स दैट जो कर्नल ऑफ साई है वो इक्वल आ जाएगा n के, क्योंकि हमारे पास कर्नल ऑफ साई के पास जो है जब हम जो हमारे पास ऊपर मैपिंग डिफाइंड हुई है उसके ऊपर अगर हम कर्नल अप्लाई करें तो हमारे पास क्या होगा, सेट ऑफ n बनता है उसके अंदर। मीन्स दैट जो कर्नल ऑफ फाई है वो इक्वल आ जाएगा n के, और n हमारे पास बेसिकली क्या है, सब ग्रुप है G की। कर्नल में जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब क्या करते हैं, n में से बिलोंग करते हैं। मीन्स क्यों n में से बिलोंग करते हैं कि अगर हम n1 इंटरसेक्शन n2 हम इन सब की जो है ना n इनकी इंटरसेक्शन ले तो हमारे पास क्या आता है, सेट n आता है। क्योंकि फैक्टर ग्रुप में क्या होता है, फैक्टर ग्रुप में जितने भी एलिमेंट जो है उसके फैक्टर बनते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिटी होती है। फैक्टर ग्रुप में जिससे कोई भी एलिमेंट से जो हमारे पास फैक्टर बनते हैं वो क्या होती है, आइडेंटिटी होती है। तो हमारे पास जो कर्नल फाई वो इक्वल आ जाएगा n के, और n बेसिकली क्या था, इंटरसेक्शन ऑफ ओवर n1 इंटरसेक्शन n2 अप टू इंटरसेक्शन nt। अब यहाँ पे इन्होंने हमें क्या किया, इन्होंने यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट आइसोमॉर्फिज्म को थ्योरम को यहाँ पे यूज़ किया, जो कि हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास फाई कोई भी मैप है जो कि G से H पे मैप कर रहा है, और G ओवर कर्नल ऑफ फाई जो है वो होमोमॉर्फिक आइसोमॉर्फिक हो जाएगा इमेज ऑफ G के, जो कि सब ग्रुप है H का। अब जो कर्नल ऑफ फाई हमारे पास बेसिकली क्या था, n क्यों था, क्योंकि हमारे पास वो सारे के सारे जो n के इंटरसेक्शन है वो उसकी इक्वल था n। तो कर्नल ऑफ फाई की जगह हम n लिख देंगे, और जो कि इक्वल आ जाएगा G ओवर कर्नल ऑफ फाई के, और जो कर्नल ऑफ फाई हमारे पास क्या है वो आइसोमॉर्फिक है इमेज ऑफ फाई के, और जो कि सब ग्रुप है G के, G ओवर n1 क्रॉस n2 जो कि ऊपर हमने जो मैपिंग में वो डिफाइन की थी वो है। अब n1G हमारे पास कोई भी एलिमेंट है G ओवर n का, मतलब कि ये हमारे पास कोई भी फैक्टर ग्रुप का एलिमेंट है, तो देन Nij इज अ प्रोजेक्शन ऑफ G साई जो हमने ऊपर मैपिंग डिफाइन की थी। तो अगर वो हमारे पास क्या है, प्रोजेक्शन है G ऑफ साई का, तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास इसमें ऑन टू जो प्रॉपर्टी है एपिमॉर्फिज्म वो भी डिफाइन हो गई। एपिमॉर्फिज्म क्या होती है कि जो हमारे पास कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज, मीन्स दैट ऑन टू प्रॉपर्टी।
तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, अगर प्रोजेक्शन हो जाएगा तो हमारे पास एपिमॉर्फिज्म भी डिफाइन हो जाएगा। देयरफॉर इमेज ऑफ साई इज अ सब डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जी ओवर एन अप टू जी एन टी। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया कि जो जी ओवर एन है वो आइसोमॉर्फिक है जी ओवर एन N1 N2 अप टू NT, मतलब उसकी जो फैक्टर ग्रुप की प्रोडक्ट है वो उसकी आइसोमॉर्फिक है। थैंक यू। जी, हु इज द नेक्स्ट वन? Now, Assalamu alaikum, sir. जी शाहजेब वाले। This is Shazia Maqsood in front of you. Now we will discuss about cyclic group. Cyclic group, a group G is said to be a cyclic group if it is generated by a single element of G. मतलब हमारे पास एक ग्रुप जो है वो G साइक्लिक ग्रुप तब कहलाएगा अगर वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट किया जाए। इसकी एग्जांपल जो है वो हमने नीचे दो लिखी हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल Z जो है हमारे पास एक इंटीजर है, अंडर एडिशन इज साइक्लिक बिकॉज इट इज जनरेटेड बाय 1 और -1। फिर हमने एक जो है वो कोई U4 एक सेट लिया है जिसमें 4 एलिमेंट्स हैं 1 -1। इसे हम अयोटा भी कह सकते हैं, आई भी कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर अयोटा माइनस अयोटा, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी अंडर मल्टीप्लिकेशन एंड आल्सो बी जनरेटेड फ्रॉम अ सिंगल एलिमेंट अयोटा। वो कैसे जनरेट होगा, जैसे हम देखें तो एफ सबसे पहले एलिमेंट हमारे पास अयोटा है, दूसरा अयोटा स्केयर मतलब इसकी वैल्यू -1 होती है। अयोटा क्यूब है, अगर हम इसको जो है वो डिवीजन में लिखें अयोटा स्केयर डॉट अयोटा में लिखें तो ये हमारे पास माइनस अयोटा आ जाएगा। और जो अयोटा 4 है ये हमारे पास -1 और -1 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो +1, मतलब 4 के 4 एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास एक नंबर अयोटा से जनरेट हो रहे हैं। सेम कंस्ट्रक्शन कैन बी परफॉर्म्ड यूजिंग माइनस अयोटा। Now we will see about order of a element. Let A be an element of a group G. If we have an is equal to 1 for some natural number n, then the smallest natural number having this property is said to be the order of the element A and it is denoted by mod of A। मतलब हम अगर आप कोई भी हमारे पास एलिमेंट हो, अगर हम उसकी पावर n लें और हमारे पास वो 1 के इक्वल आ जाए तो वो जो n पावर है वो हमारे पास उसका ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, लेट कर लिया हमने कि जी हमारे पास जो है वो 1 -1 अयोटा और माइनस अयोटा एक सेट है। हम सबसे पहले जो है वो -1 का अगर ऑर्डर फाइंड करना चाहें तो हम -1 को पावर 1 लेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा। -1 का स्केयर का मतलब है कि -1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, जब 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 1 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो an इज इक्वल टू 1 आना चाहिए था, तो यहाँ पे n जो है वो हमारे पास 2 है, तो ऑर्डर ऑफ -1 इज 2। अगर हम अयोटा का ऑर्डर चेक करें तो अयोटा की पावर 1 हमारे पास जो है वो अयोटा ही देगा और अयोटा स्केयर जो है हमारे पास -1 आ जाएगा। मतलब अब अयोटा स्केयर की जो वैल्यू -1 होती है, अयोटा क्यूब जो है वो हमारे पास अयोटा स्केयर डॉट अयोटा हो जाएगा। अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 और साथ ही अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये माइनस अयोटा आ जाएगा। अब हम इसकी पावर दोबारा 4 लेंगे, तो अयोटा की पावर 4 लेंगे तो हमारे पास ये अयोटा स्केयर डॉट अयोटा स्केयर हो जाएगा। -1 जब -1 से मल्टीप्लाई होएगा तो हमारे पास +1 आ जाएगा। तो जो यहाँ पे n है वो पावर 4 आ रही है, देयरफॉर द ऑर्डर ऑफ अयोटा इज 4। सेम फॉर अदर्स। हमारे पास एक्सपोनेंट जो है वो the least common multiple of the orders of element of G is said to be the exponent of G and is denoted by exp of G। एक्सपोनेंट ऑफ जी इसे कहते हैं, मतलब जो हमने ऑर्डर फाइंड किया अगर हम उसका लीस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन लें, एलसीएम लें, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास एक्सपोनेंट ऑफ जी कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम 1.3.8 है, कह रहे हैं कि लेट ए बी एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर एन ऑफ अ ग्रुप जी, देन ए जो हमारे पास जनरेट हो रहा है वो 1 इज इक्वल टू ए नॉट ए वन ए रेस पर एन -1। हम प्रूव करेंगे तो हम सबसे पहले तो कहते हैं जी ए हमारे पास जो है वो जी में से बिलोंग कर रहा है और ऑर्डर ऑफ ए हमारे पास एन है और ये जनरेट कर रहा है, मतलब ए जो है वो जब जनरेट इसको हो रहा जूम इन है। करें ताकि थोड़ा क्लियर नजर आए। Any element of a generator of A is the form of A raised to power m या A raised to power n कह लें। A raised to power n is equal to 1। अब सबसे पहले हम n की जगह 1 रखते हैं तो A1 हमारे पास A आ जाएगा, A2 रखेंगे तो A डॉट A आ जाएगा और A3 रखेंगे तो A डॉट A आ जाएगा एंड सो ऑन। हम यहाँ से कहते हैं कि m जो है वो Z में से बिलोंग कर रहा है एंड वी कैन राइट इंटीजर एज m इज इक्वल टू n k प्लस r। मतलब हम इसे रिमाइंडर और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइजर मल्टीप्लाई करें, अगर हम जो है वो डिवाइजर को आंसर के साथ इसमें रिमाइंडर ऐड करें तो हमारे पास इंटीजर आ जाता है। लाइक एग्जांपल दी हुई है 7 जो है वो 3 क्रॉस 2 प्लस 1, 3 2 6 प्लस 1 जो है हमारे पास 7 बन जाएगा। के जो है वो यहाँ से जी में से बिलोंग कर रहा है और जो
हमारे पास r है वो n से छोटा होना चाहिए. So a raised to power m is equal to a raised to power n k plus r. Here अगर हम इसको अलग-अलग करके लिखना चाहें तो a raised to power n को हम ब्रैकेट में ले जाएंगे और उसकी पावर k ही आपस में डायरेक्ट मल्टीप्लाई होंगे और नीचे बेस सेम हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हमने इसको सेपरेट कर दिया है a raised to power n k डॉट a raised to power r. यहाँ पे हमारे पास जो a raised to power m है वो a raised to power r के इक्वल है. एज वी नो दैट कि r जो है वो हमारे पास क्योंकि सॉरी a रेज़ पर n जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि हमने सबसे पहले यही कहा कि हमारे पास जो ऑर्डर है वो उसका 1 के इक्वल आना चाहिए जो इसकी जनरेटिंग है. तो हमारे पास m r जो है वो फिर हमारे पास जब इसकी n की वैल्यू a रेज़ पर n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो a रेज़ पर m इज इक्वल टू a रेज़ पर r बच जाएगा. और हमारे पास जो r है वो लेस देन होता है n से, क्योंकि ये हमारे पास इंटीजर है और r जो है इसमें प्रॉपर्टी है कि n से लेस होना चाहिए. सो हमारे पास जब r n से लेस होगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास a जो जनरेट हो रहा है वो 1 a नॉट a1 a रेज़ पर n माइनस 1 से जनरेट हो रहा है, यानी a जो है वो इसका जनरेटर जो है सबसेट है. थैंक यू. जी सर, एंड हो गया सर. एनी क्वेश्चन? जी शाज़ेब, एंड हो गया? जी सर. जी डियर्स, किसी ने क्वेश्चन करना है, कमेंट्स हैं तो बताएं. जी डियर्स. चलें जी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंटेशन. ठीक है. सो आई हु इज द नेक्स्ट प्रेजेंटर? नेक्स्ट कौन है हमारे पास? जी आज में इसमें आपने हमें प्रेजेंट किया, इसमें नॉर्मलाइजर के बारे में आपने हमें बताया, सेंट्रलाइजर और सेंटर ऑफ अ ग्रुप थ्योरम था, डायरेक्ट प्रोडक्ट्स भी हमें एक्सप्लेन किया गया और एट द एंड शाज़ेब ने हमें एक्सप्लेन किया. थैंक यू फॉर ऑल दिस प्रेजेंटेशन. नेक्स्ट कौन है भाई? हु इज द नेक्स्ट वन? प्लीज रेज योर हैंड. आयशा, कामरान और खतीजा. सर आयशा, रियाज और खतीजा अरशद. जी कौन शेयर करेगा भाई? सर मैं शेयर करूंगी, मुझे राइट आयशा, रियाज आपको होस्ट बना रहा हूँ. ओके सर. जी नाउ यू कैन शेयर योर डॉक्यूमेंट्स. स्क्रीन शेयर करें आप सबके साथ. ओके सर. सर कैन यू सी द पेपर? जी पेपर नजर आ रहा है, थोड़ा इसको जूम इन कर दें. सर कैन आई स्टार्ट? जी यू कैन स्टार्ट इट राइट नाउ. Okay, sir. Assalamu alaikum everyone. My name is Aisha Riaz and my group fellow is Khatija Arshad. And today we are going to discuss a paper that is based on some topological indices of line graph of subdivision graphs of C and CK. This paper is written by Suhail Zafar, Zuhaib Zahid and MF Nadeem. इस पेपर का जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हो या कोई भी ग्राफ हो, उस ग्राफ को हम लोग मैथमेटिकल वे से कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके लिए कुछ फार्मूलाज जो हैं वो इसमें बताए गए हैं कि उन फार्मूलाज को यूज़ करके हम लोग कन्वर्जन्स कर सकते हैं, ग्राफिकली जो है अपनी चीज़ों को मैथमेटिकल वे से एक्सप्रेस कर सकते हैं. इस पूरे पेपर में जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज यूज़ की गई हैं वो है टोपोलॉजिकल इंडिसेस, लाइन ग्राफ, सब डिविजन ग्राफ और नैनोकॉन्स. इन्हीं पे सारा काम हुआ है. सबसे पहले तो एक जनरल सा आइडिया ग्राफ के बारे में कि ग्राफ होता क्या है. ग्राफ जो है वो एक ऐसी नोटेशन है जो यूज़ की जाती है टू रिप्रेजेंट द कनेक्शन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स. और हमें पता है कि हम लोगों ने पढ़ा हुआ भी है कि ग्राफ्स में हमारे पास वर्टिसेस भी होते हैं और एजेस भी मौजूद होते हैं. जो नोड्स होते हैं ग्राफ के अंदर, दैट इज द वर्टिसेस ऑफ द ग्राफ, और एजेस आर द कनेक्शन बिटवीन द वर्टिसेस. इसके बाद हमारे पास डिग्री ऑफ ग्राफ, डिग्री ऑफ वर्टिसेस के बारे में भी as we know कि डिग्री ऑफ वर्टिसेस जो है नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन दैट वर्टेक्स. जितनी वर्टेक्स के साथ हमारे पास एजेस कनेक्टेड होंगे दैट विल बी द डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स. अब जो मेन इस पेपर में लाइन ग्राफ के बारे में, लाइन ग्राफ को मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ बाय यहाँ पे अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करती हूँ, लाइक मेरे पास ये ग्राफ है, इस ग्राफ में मेरे पास ये वर्टिसेस हैं
और वर्टिसेस के साथ ये जो कनेक्शन है ये हमारे पास एजेस हैं। ये मेरे पास V1 वर्टेक्स है, ये V2 वर्टेक्स है और ये V3 वर्टेक्स है। और वर्टेक्स के बीच में हमारे पास एजेस मौजूद हैं। ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है। ये मेरे पास एक बेसिक सा ग्राफ है, ठीक है। अब इस ग्राफ से मैंने लाइन ग्राफ कैसे बनाना है कि जितने भी अब एजेस हैं यहाँ पे, उस एजेस को मैं वर्टिसेस में कन्वर्ट कर दूंगी और जितने भी वर्टेक्स होंगे वो एजेस बन जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे 3 एजेस हैं, तो मैं यहाँ पे एक जो नया ग्राफ बनाऊंगी वो मेरे पास एजेस जो है वो वर्टेक्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये E1 है, ये E2 एंड ये E3। और जो एंड इसके बाद मेरे पास E1 और E2, मेरे पास ये E1 है और ये E2 है, और E1 और E2 एक कॉमन वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं, वो है V2। तो E1 और V2 के बीच में एक एज ड्रॉ कर दूंगी। सिमिलरली मेरे पास E2 और E3 दोनों एजेस जो है वो V2 एक कॉमन वर्टेक्स शेयर कर रहे हैं, तो उनके बीच में भी एक एज आ जाएगी। तो सिमिलरली इस तरह जो लास्ट एज भी मेरे पास यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी। तो मैंने इस ग्राफ को देखते हुए एक लाइन ग्राफ ड्रॉ किया है बाय यूजिंग जो यहाँ पे एजेस, जो फर्स्ट ग्राफ के जो एजेस थे वो यहाँ पे वर्टेक्स में कन्वर्ट हो गए और जो वर्टेक्स थे वो यहाँ पे एजेस बन गए। अब नेक्स्ट जो है वो है सब डिविजन ग्राफ। सब डिविजन ग्राफ का कॉन्सेप्ट ये है कि सब डिविजन ग्राफ में हमारे पास जो अगर मैं ये वाला ग्राफ कंसिडर करती हूँ, तो इस ग्राफ में मेरे पास ये दो वर्टेक्स के बीच में अगर एक मैं वर्टेक्स इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ लाइक दिस, तो ये मेरे पास सब डिविजन ग्राफ बन जाएगा। अब वो कैसे कि मैंने अपना पूरा जो एज है उसको 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिए, तो वो सब डिविजन ग्राफ का जो है यहाँ पे सब डिविजन ग्राफ का कॉन्सेप्ट ये है। सो इसके बाद जो मेजर बात डिस्कस की गई है इस पेपर में वो टोपोलॉजिकल इंडिसेस हैं। टोपोलॉजिकल इंडिसेस का जो कॉन्सेप्ट है उसका मीनिंग यही है कि वो कुछ फार्मूलाज हैं, कुछ ऐसे जनरलाइज्ड फार्मूलाज हैं जो यूज किए गए हैं, और उन्हीं फार्मूलाज को यूज करके हम लोगों ने अपने अपने ग्राफ को मैथमेटिकल वे से रिप्रेजेंट किया है। हमारे पास बहुत सारे टाइप के जो है वो इंडिसेस मौजूद हैं। जो सबसे फेमस टोपोलॉजिकल इंडिसेस है वो है वेनियर इंडिसेस, और जिसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन है वो ये है 1/2 समेशन ऑफ डी यू एंड वी। यू एंड वी मेरे पास वर्टेक्स हैं और डी ऑफ यू वी का मतलब कि डिस्टेंस बिटवीन 2 वर्टिसेस। हमारे पास कोई भी ग्राफ गिवन हो, कैसी भी नेचर का ग्राफ गिवन हो, अगर हम उसके किसी भी 2 वर्टेक्स का डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं और बाकी भी वर्टिसेस का डिस्टेंस कैलकुलेट करते जाते हैं और उन सबका समेशन, उन सबको सम कर देते हैं और 2 पे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास हमने ग्राफ को एक मैथमेटिकल वे से रिप्रेजेंट कर दिया। तो सिंपली हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास सारे फॉर्मूलाज, रेंडिक इंडेक्स भी मौजूद है, उसके बाद उसकी जनरलाइज्ड फॉर्म ये है, जेब्रिक जी इंडेक्स भी आयशा है। रियाज, एक क्वेश्चन है कि ये जो डिस्टेंस आप फाइंड करेंगे बिटवीन 2 वर्टिसेस, तो ये डिस्टेंस कैसा होगा? मींस कि अगर कोई 2 वर्टिसेस उसमें डिफरेंट पाथ एग्जिस्ट करते हैं, तो कौन से पाथ का डिस्टेंस लेंगे? सर जो हम लोग जो भी क्योंकि हमारे पास ग्राफ में तो काफी ज्यादा वर्टिसेस मौजूद होंगे, तो जी उसमें से फॉर कोई से एग्जांपल भी आप उसमें डिफरेंट पाथ भी तो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं ना, 1-2 वर्टिसेस आपने लिए हैं, तो मे बी देयर आर मोर देन वन पाथ, तो कौन से पाथ का डिस्टेंस लेंगे? क्या डीयूवी किस चीज को डिफाइन कर रहा है? यू एंड वी सर 2 वर्टेक्स को डिफाइन कर रहे हैं। डीयूवी ये कैसा डिस्टेंस होगा? मिनिमम होगा, क्या होगा, शॉर्टेस्ट कैसा डिस्टेंस, डिस्टेंस? यस सर, जो दोनों मिनिमम वर्टेक्स के बीच डिस्टेंस। जो मिनिमम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हाँ। होगा वो उसको, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, जो शॉर्टर डिस्टेंस लेंगे 2 वर्टिसेस जी में डिफरेंट पाथ में से जो सबसे शॉर्ट है वो बना। यस सर, यस सर, ठीक है, आगे चलिए। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास उसके बाद हमारे पास आ जाता है रेंडिक्स इंडेक्स, वो भी उसकी भी एक जनरलाइज्ड फॉर्म ये गिवन है। अब यहाँ पे डी और डी वी जो है वो डिग्रीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और डिग्री का कॉन्सेप्ट हमने देखा कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है कि कितने उस वर्टेक्स के साथ कितने एजेस कनेक्टेड हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी ग्राफ गिवन हो उसमें हम लोगों ने डिग्री कैलकुलेट करनी है और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना आपस में। डी यू एक वर्टेक्स की डिग्री की जितने भी हमारे पास एजेस इंसिडेंट होंगे उनकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने उसका समेशन, उसका सम ले लेंगे, तो हमारे पास जो होगा वो हम लोग उस ग्राफ को भी मैथमेटिकल वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो सिंपली इस पूरे पेपर में हमारे पास जो भी मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री से रिलेटेड भी कुछ चीजें हैं, जिसमें मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स जैसे कि हमें पता है कि बहुत कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होते हैं, उन कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स को हम लोग मैथ्स में कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, एक जनरल कॉन्सेप्ट इस पूरे पेपर में उस बारे में गिवन है। सो ये जो है ABCG ये भी एक जनरल एक्सप्रेशन गिवन है।
सिंपली ये सब फॉर्मूलाज हैं, ये यूज करके हम लोग अपने ग्राफ को एक रियल नंबर्स की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसमें सबसे अच्छा इंडिसेस कौन सा है दैट इज मोस्ट यूजफुल? आपने बहुत सारे यहाँ पे फाइनल पे सर ये वेनियर इंडेक्स जो है वो बहुत फेमस है, ये वाला फर्स्ट। फेमस तो है, तो इसका मींस कि इसका इफेक्टिव भी है या नहीं? फेमस को हमने क्या करना है? यस ये बताएं कि यस सर, बाकियों से ये कंपेयर करें तो इसका रिजल्ट क्या आता है? सर हम लोगों ने जो है बीएस में पढ़े थे कुछ इसमें से, लेकिन मेन हमने एटम बॉन्ड कनेक्टिविटी और ये ज्योमेट्रिक इंडिसेस जो है इनको इसमें मेन जो है ना वो डिस्कस किया हुआ है, और साथ में जो हमारे पास है ABC4 और 5, मतलब कि जो जनरल हमारे पास उसमें हम अल्फा यूज कर लेते हैं। अगर हम ABC4 निकाल रहे हैं तो वो एटम बॉन्ड कनेक्टिविटी मतलब 4 पे आ रही है, और उसमें हमारे पास वो सम को हमने डिस्कस करना है। तो ये दो मेन है जी, ये ABC4 वाला भी मेन है। इसमें और कोई कंपैरिजन भी किया इंडिसेस को अप्लाई करके, किसमें क्या रिजल्ट शॉर्ट है, किसमें इक्वल है, किसमें लेस देन है, ये भी चेक किया था इस पेपर में? नहीं, ऐसा कुछ इस पेपर में ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कंपैरिजन वगैरह नहीं किया हुआ। जस्ट हमने कुछ इंडिसेस को डिफाइन किया है और उसमें वैल्यूज वगैरह पुट करके ग्राफ के अकॉर्डिंग सब कुछ फाइंड किया है, टेबल्स बनाए हैं, उन पे थ्योरम अप्लाई किए हैं और रिजल्ट्स हैं। ठीक है, चलें आगे ये किस बताएं। तरह से इसमें असल में यही है कि मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री को हम मैथ्स में कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, या स्ट्रक्चर्स को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक जो जनरल सा आइडिया इस पूरे पेपर के बारे में। जी जो आगे बताएं। second portion is the second portion of this paper is about the topological index, and I would like to call Khatija Arshad to further explain the paper. Okay, let me continue this by defining the graph of nanocones. The molecular graph of nanocones has conical structure with a cycle of length k at its core and n layers of hexagonals placed at the conical surface around its center. ये हमारे पास nanocones की definition है। इसमें हमारे पास जो सबसे पहले जो सिंपल ग्राफ है उसमें क्या नाम लेते हैं, हमने उसका सब डिवीजन ग्राफ लिया है। उसको मतलब सब डिवीजन करने के बाद हमने उसका लाइन ग्राफ बनाया है और उस पे आगे हमने जो है ये सारी चीजें अप्लाई की हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट लेमा है जिसमें हमने बताया कि लेट जी बी अ ग्राफ, तो हमारे पास जितने भी हम डिग्री की वो डिग्री फाइंड कर लेंगे हर वर्टेक्स की। जो हमारे पास लाइन ग्राफ लास्ट में आया नैनोकॉन्स का, उसकी हमने डिग्रीज हर वर्टेक्स की फाइंड कर ली। उनका अगर हम सम करेंगे तो वो इक्वल होगा 2 टाइम्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ एजेस ऑफ ग्राफ। तो ये हमारे पास हैंडशेकिंग लेमा है, ठीक है। ये आगे एजेस को फाइंड करने के लिए यूज होगा। उसके बाद हमारे पास 3 इम्पोर्टेंट से थ्योरम है। इसमें हमारे पास उन्हीं सब को हमने मतलब उन फॉर्मूलाज को यूज करते हुए रिजल्ट्स निकालने हैं। तो सबसे पहले m अल्फा g इसका रिजल्ट लिखा हुआ है। इस थ्योरम को हमने प्रूफ कैसे करना है कि इसमें हमने ऑर्डर चेक करना है कि डिग्री जो है जिन वर्टिसेस की डिग्री 2 है उसका क्या उसके कितने वर्टिसेस हैं, जिसकी 3 है उसके कितने वर्टिसेस हैं। तो हमने कैलकुलेट किए हैं 2k टाइम्स n प्लस 1 वर्टिसेस जो हैं वो डिग्री 2 के हैं, और बाकी रिमेनिंग जो 3k टाइम्स n के प्लस n है वो डिग्री 3 के हैं। तो उनको हमने सम किया तो हमारे पास ये थ्योरम प्रूव हो जाता है कि इतने इस m अल्फा g के जो है ना वो हमारे पास रिजल्ट आ जाता है उसका एक्सप्रेशन के वो इसके इक्वल होगा, मतलब k टाइम्स n प्लस 1 टू पावर अल्फा प्लस 1। और इसको अगर हम आगे m 1g अगर हम निकालना चाहें, जैसे कि ये तो जनरल है ना m अल्फा g, अल्फा की वैल्यू अब अगर हम 1 रखें तो उसके लिए भी हमारे पास आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू हम 2 रखें तो हमारे पास इस तरह से रिजल्ट्स आते जाएंगे। इसी तरह थ्योरम 2 है, उसमें हमने रेंडिक इंडेक्स भी निकाला हुआ है, सम कंडक्टिविटी इंडेक्स, उसको उसके रिजल्ट्स लिखे हुए हैं यहाँ पे। उसको हमने प्रूफ कैसे करना है उसके लिए हमें टेबल की जरूरत पड़ेगी कि अगर हम 2 कंसेक्यूटिव वर्टिसेस लेते हैं तो जैसे कि एक वर्टेक्स की डिग्री 2 है, एक की 3 है, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। या फिर 2 कंसेक्यूटिव अगर हम वर्टिसेस ले रहे हैं तो 2 डिग्री हो सकती है दोनों की, या फिर 3 हो सकती है। ये 3 पॉसिबिलिटीज हैं, क्योंकि टोटल हम पूरे ग्राफ में देखा जाए तो या तो डिग्री 2 है या फिर डिग्री 3 है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि इसके कितने नंबर ऑफ एजेस निकलेंगे। वो हमने यहाँ पे टेबल मतलब बना हुआ है कि 2 एजेस वाले जो हैं वो k टाइम्स n प्लस 2 हैं, 2 3 वाले जो हैं वो 2kn है, और 3 वाले जो हैं वो k टाइम्स n डिवाइड वो 9 डिवाइड बाई 2n स्क्वायर प्लस 7 डिवाइड बाई 2n ये है।
तो हमने इसमें मतलब काम ये किया है कि एजेस जो थे वो हमने देख लिए कि कितनी पॉसिबिलिटी है, ऑर्डर पेयर्स कितने हैं, उसके एजेस कितने होंगे, उनको वहाँ पर हमने फॉर्मूलाज में पुट किया, उनको समेशन उसकी किया, तो हमारे पास ये सारे मतलब ये सारे रिजल्ट जो हैं वो प्रूव होते हैं। इसके बाद जो लास्ट थ्योरम है उसमें भी हमें जो है इसमें सम चाहिए था। अब जो सम है उसकी डेफिनेशन ये थी कि एक वर्टेक्स अगर हम सपोज करते हैं तो उसके जो नेबर वर्टिसेस हैं, एक वर्टिस के जो नेबर वर्टिसेस हैं और उनकी डिग्रीज जो हैं उनको हमने सम करना है। उनको सम करके उस वर्टेक्स की हमारे पास उसके जो है ना नंबर आ जाएगा। उसको हमने एसयू कहा हुआ है और एक जो उसका कंसेक्टिव वर्टेक्स होगा उसको हमने एसवी कह दिया। तो ये सम करने हैं हमने, मतलब कि हमारे पास अगर जिस वर्टेक्स की हम बात कर रहे हैं उसके नेबर्स में जो वर्टिसेस हैं और उनकी डिग्री को ऐड करके हमारे पास उसकी वैल्यू आती है। तो इसमें हमारे पास काफी पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे कि हमारे पास एक ऑर्डर बन जाता है 4 वाला, ठीक है, उसमें हमारे पास नंबर ऑफ एजेस जो बन जाएंगे वो के बन जाएंगे। इसी तरह 4-5 वाला है तो उसमें हमारे पास 2 के बन जाएंगे। 5-5 वाले अगर हमारे पास दो कंसेक्टिव वर्टिसेस के डिग्री सम जो है वो 5-5 अगर बनता है तो वो हमारे पास एजेस होंगे k टाइम्स n माइनस 1। इसी तरह 5-8 वाले 2k n, 8-8 वाले जो हैं वो k टाइम्स n और 8-9 वाले 2k n एंड टोटल नंबर ऑफ एजेस में से हम इन सबको माइनस कर देंगे तो हमारे पास रिमेनिंग 9-9 वाले रह जाएंगे। तो इनको हमने यही सी टेबल को हमने उन फॉर्मूलाज में यूज किया, उनको समेशन किया और हमारे पास ये रिजल्ट्स जो हैं वो कैलकुलेट हो जाते हैं। सम कंडक्टिविटी वाले और ज्योमेट्रिक इंडिसेस ये सारे, और मतलब यही इस पेपर में है और ये सब जो थ्योरम्स हैं वो इसको इन टेबल्स को फाइंड करके और हमने मतलब प्रूव कर सकते हैं। जी ये तीनों टॉप पे जाएंगे ये दोबारा से, जहाँ पे टाइटल था और जी जर्नल था और एब्स्ट्रैक्ट दिखाएंगे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है तो बताएं। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग पेपर अबाउट इंडिसेस और ग्राफ से रिलेटेड है और टोपोलॉजिकल इंडिसेस इसमें डिस्कस किए गए हैं। जी कहाँ पब्लिश हुआ है? जर्नल कौन सा है? क्यों भाई, किस जर्नल सर में ये है? आई थिंक 2016 में सर जुहेब वगैरह इनका ही पेपर है। मैं तो उसके ऊपर जर्नल कोई नहीं। जी एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना चाहते हैं? चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंटेशन दिस पेपर। थैंक यू सर। इसके आगे हमने इसको एक्सप्लोर करने के लिए हाँ भी सॉरी, मैंने जो पूछना था आइडिया कि हाँ आपके पास आइडियाज क्या है, क्या आप करना चाहते हैं इसको, क्या सर आपको यहाँ हम से आगे मिला? जी सर हम आगे ये लीब्स-ज़ेग्रेब और हाइपर लीब्स-ज़ेग्रेब इंडिसेस हैं उन पर काम करना चाह रहे हैं और सेकंड डिग्री ऑफ वर्टेक्स पे काम करना चाह रहे हैं। इसमें हम लोगों ने किया हुआ है सम ऑफ वर्टेक्स रोटी और यहाँ पे हमने डिग्री को जो है ना वो वो कंसीडर नहीं, किया हुआ है और अगली मेरी शुरू हो उसके अकॉर्डिंग इंडिसेस में वैल्यूज पुट करके या टेबल्स ड्रॉ करके काम किया हुआ है। लेकिन आपका आगे हम सेमेस्टर करना कौन चाह सा रहे है? हैं कि हम सेमेस्टर 1, 2, 3? सेकंड डिग्री हमारा फर्स्ट या सेमेस्टर है। खतीजा और आयशा का? यस सर, सेम फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा ठीक है, चलें, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर आइडियाज, इसको अप्लाई थैंक करें थैंक यू सर। और थैंक देखें यू सो क्या मच वर्क सर। करता है या नहीं करता। चलें जी, ओके सर, थैंक यू। थैंक थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज। यू जी, अल्लाह हाफिज। हु इज द नेक्स्ट वन? नेक्स्ट जी, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट इज आयशा रहमान। आप क्या कहना चाहती हैं? जी बोलें आयशा रहमान। सर मेरी प्रेजेंटेशन मेरी है। नेक्स्ट मेरे पास जो शो हो रहा है डेट इज आयशा रहमान और इफ्रा हसन। सर इफ्रा ने तो छोड़ दिया, मैं अकेली प्रेजेंट करूंगी। चलें जी, करें फिर, स्टार्ट करें। जी सर। आपको मैं राइट्स दे रहा हूँ, को होस्ट बना रहा हूँ, जी ठीक है सर। आप करें शेयर। ये तो आमिर फरूक को मैंने बना दिया, सॉरी यार। आमिर फरूक आप कहाँ से आ गए बीच में? आप किधर हो? आयशा, क्या नाम था आपका? आयशा, सॉरी आयशा रहमान। जी सर मैंने हैंड रेज किया है। जी जी जी, आप चेक करें। ठीक है जी, आयशा जी रहमान सर। प्लीज स्टार्ट। तो इट्स मीन के इन्होंने पेपर प्रेजेंट कर दिया जो मेरे पास यहाँ पे था।
ग्रुप 10 में आयशा रियाज और खतीजा रियाज, अरशद, ठीक है, इन्होंने पेपर कर दिया, इट्स ओके। अब चलें स्टार्ट करें। तो सारे जी टॉपिक आप सर। करेंगे, मैं तो 2 स्टूडेंट्स की वजह से इतने सारे टॉपिक दिए थे, अब क्या करोगे? सर मैंने पेपर प्रेजेंट करना है। चलें आप भी पेपर प्रेजेंट करें, वेरी नाइस, गुड, करें पेपर प्रेजेंट। सर शो हो रही है स्क्रीन? स्क्रीन आपकी, यस आई कैन सी इट। थोड़ा इसको जूम इन करें ताकि नजर तो आए ठीक से, और करें। अच्छा, ये आप कौन सा पेपर प्रेजेंट करना चाह रही हैं? योंग लिन ल्यू, सर योंग शू, ओके, और सर कौन ये सा है? बीसीआई इम्प्लीकेटिव आइडियल ऑफ ये बीसीआई मांग, अलजेब्रा है। ये कहाँ पे इन्होंने पब्लिश हुआ पेपर और कब हुआ है? वो पेपर भी दिखा सकती हैं आप जिस पेपर को आप प्रेजेंट करना चाह रही जी सर वो पेपर भी है मेरे पास। हैं? पहले पेपर दिखाएं, फिर उसके बाद इस पे आप आ जाइए। जी सर। जी सही है। हाँ, थोड़ा सा जूम इन करें। ये कहाँ पब्लिश कहाँ हुआ है? क्यों भी इसका पब्लिशर पब्लिश बाय एल्सेवियर कुछ इस तरह से मुझे लग रहा है। जर्नल कौन सा है? किस जर्नल में पब्लिश और कब है? सर ये 2018 में है। तो यहाँ शो क्यों नहीं हो रहा कि इस जर्नल में है? और ये सर जब मैंने ये इन्होंने- डाउनलोड किया था तो ये ऐसे ही आया था बस। इस ये जर्नल में पब्लिश 2018 हुआ, में है। कहाँ पब्लिश है भाई? सर एक मिनट वो शो करवाती हूँ। देखें अगर मिल जाए आपको। आयशा रहमान, आप फर्स्ट सेमेस्टर है आपका? नो सर सेकंड सेमेस्टर है। तो किसके साथ आप काम कर रही हैं ऑलरेडी? सर मैं अकेली, मेरा इफ्रा के साथ था, वो फर्स्ट सेमेस्टर में थी, लेकिन नहीं, अब मैंने आपने अकेले। कोई सुपरवाइजर लिया है, रिसर्च स्टार्ट की हुई नहीं है? सर, नहीं अभी नहीं की, थर्ड में अच्छा, सर। ठीक है जी। मिला आपको पेपर? नो सर आप ये इसकी सारी कंप्लीट इन्फो उस पे, टाइटल और इसका पब्लिशिंग ईयर और किस जर्नल में सर है वो मैं क्या? आपको लास्ट पे दिखा दूंगी। चले दिखाएं, चले शेयर करें, स्टार्ट करें, फिर आप लास्ट में दिखा देंगे। ठीक है, दोबारा शेयर करें स्क्रीन। जी सर एक मिनट। जी सर हो रही है शो सर? जी जी हो रही है, आपकी स्क्रीन शो हो रही है, स्टार्ट कर रहे हैं। सर मेरा पेपर है बीसीआई इम्प्लीकेटिव आइडियल ऑफ बीसीआई अलजेब्रा। हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखनी है बीसीआई अलजेब्रा की। इन एन अलजेब्रा एक्स टेरिक जीरो ऑफ टाइप 20 इज कॉल्ड बीसीआई अलजेब्रा इफ इट सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। इसमें 4 कंडीशन जो है वो होल्ड करवाती हैं, जो कि ए बी सी जो है वो बिलोंग करवा रहा होता है एक्स को। अब फर्स्ट कंडीशन हमारे पास प्रॉपर्टी है कि ए स्टेरिक बी स्टेरिक ए स्टेरिक सी, देन स्टेरिक सी स्टेरिक बी लें तो वो इक्वल टू आई जीरो के। इसी तरह बी प्रॉपर्टी है हमारे पास ए स्टेरिक बी और स्टेरिक बी लें, ये भी इक्वल टू आ जाए जीरो के। थर्ड प्रॉपर्टी है ए स्टेरिक ए, मतलब सेम वैल्यूज का स्टेरिक लें तो वो इक्वल टू हमारे पास आ जाए जीरो के। और फोर्थ प्रॉपर्टी में हमारे पास ए स्टेरिक बी इक्वल टू जीरो की हो और बी स्टेरिक ए जो है वो जीरो की हो, देन इम्प्लाइज हम कह सकते हैं कि ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी के।
इन अदर वेज में इन्हीं प्रॉपर्टीज को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास स्टेरिक में दो वैल्यूज हों और वो इक्वल टू 0 के आए, तो हम एक वैल्यू को दूसरी साइड पे लेके जाना चाहें तो उसको लेस देन बी कर देंगे, ए लेस देन बी के। तो इसी तरह हमने इन प्रॉपर्टीज को, जो 4 प्रॉपर्टीज हमें BCI अलजेब्रा की दी हुई हैं, हमने उस साइड पे एक वैल्यूज को साइड पे ले गए, जैसे सी स्टेरिक फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने सी स्टेरिक बी को साइड पे ले गए हैं, तो ये लेस देन जो इक्वल टू हो गया है दूसरी फर्स्ट वैल्यू के। इसी तरह बी में भी अभी हमने ऐसे ही किया, और थर्ड में भी हमने ऐसे ही, और फोर्थ में भी हमने ऐसे ही कर दिया। अब BCI अलजेब्रा को ही हमने लेके एक एग्जांपल इसकी दी है कि अगर हमारे पास कोई सेट है x 0 1 2 का, तो हमने इसमें एक कैले टेबल बनाया, एक स्टेरिक डिफाइन की है। जैसे 0 का 0 के साथ लें 0 ही आ जाए, 0 का 1 के साथ 0, और 0 का 2 के साथ 2, 1 का 0 के साथ 1, 1 का 1 के साथ 0, और 1 का 2 के साथ 0। ये हमने खुद से एक टेबल बनाया, एक कैले टेबल बनाया, जिसको हमने शो करवाना है कि क्या ये BCI अलजेब्रा है या नहीं है। तो इसके सोल्यूशन के लिए हमने इसकी 4 प्रॉपर्टीज जो हैं वो होल्ड करवानी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड करवाने के लिए सबसे पहले हमने a की कोई भी वैल्यू रखी, a इज इक्वल टू 1 रख लिया, 2 रख लिया, b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू 0 के। अब देन इसके अंदर हमने वैल्यूज पुट करवाई, और जो हमने कैले टेबल ऊपर डिफाइन करवाया हुआ है वहां से हमने देखना है कि 1 स्टेरिक 2 क्या होता है, 2 के 1 स्टेरिक 0, इसी तरह 0 स्टेरिक 2 क्या होगा। इसको सोल्व किया तो हमारे पास ये इज इक्वल टू 0 के आ गया, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी जो है वो होल्ड करवागी। इसी तरह हमने a की वैल्यू चेंज करके b की वैल्यू, c की वैल्यू चेंज करके देखा है, तो वो भी हमारे पास सेटिस्फाई करवा रही है, वो भी उसका आंसर हमें 0 दे रही है। इसके अलावा हम इसकी वैल्यूज और भी कोई रख के दे सकते हैं, 0 1 2 भी रख के दे सकते हैं, मतलब कोई भी वैल्यूज की चेंज करके देखेंगे तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी जो है वो होल्ड करवा जाएगी। इसी तरह हमने सेकंड प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है। सेकंड क्या है, a स्टेरिक b और स्टेरिक b इज इक्वल टू 0 के। हमने पहले फर्स्ट a इज इक्वल टू 1 रखा, b इज इक्वल टू हमने 2 रख दिया, a की वैल्यू पुट करवाई और b की वैल्यू पुट करवाई, तो जो ये है हमें ये भी जो आंसर है ये हमें 0 दे रहा है। इसकी वैल्यूज भी हम चेंज करके देखेंगे तो हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टीज है वो फॉर ऑल a और b के लिए जो है वो होल्ड करवाएगी, हम कोई भी वैल्यूज की रख के दे सकते हैं। इसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, सेम का स्टेरिक लें तो वो इक्वल टू 0 के आ जाए। तो हमने 1 1 रख के देखा, 0 0 रख के देखा, 2 2 रख के देखा, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज में हमारे पास आंसर जो है वो 0 दे रहा है, तो हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो होल्ड करवा रही है। फॉर ऑल हमारे पास a स्टेरिक b एंड b स्टेरिक a लें तो वो इक्वल टू हमारे पास आता है 0 के। देन हमने कह देना कि a इज इक्वल टू b के है, क्लियरली BCI जो 4 है वो होल्ड करवा रही है। सो हमारे पास जो हमने एग्जांपल खुद बनाई थी वो हमारे पास क्या BCI अलजबरा कहलाती है, ये हमने प्रूव कर दिया। उसके बाद हमारे पास एक डेफिनेशन है BCK अलजबरा, BCK अलजबरा से ही BCI अलजबरा निकला है। ये उसी की आगे जो है ना BCK अलजबरा पे काम हुआ है पहले, उसके बाद BCI अलजबरा पे जो है वो BCK पे काम हुआ है, BCI अलजबरा उसके आगे काम कर रहा है। एंड इसकी डेफिनेशन है, एंड BCK अलजबरा इज अ नॉन एम्प्टी सेट X with the binary operation star and with the constants element 0 with such the following axiom as satisfies for A B C belong कर रहा है X को, मतलब हमारे पास जो तीन वैल्यू दी हुई हैं वो belong to करवा रही है कैपिटल X को। इसमें हमारे पास 5 प्रॉपर्टीज होल्ड करवाती हैं। 4 प्रॉपर्टीज सेम एज जो है वो BCI अलजबरा की तरह है, और जो 5 प्रॉपर्टी है वो क्या है, 0 स्टेरिक A, मतलब 0 का किसी के साथ भी स्टेरिक लो तो वो इक्वल टू हमारे पास 0 के आ जाए। तो हमने इसमें देखना है कि जो BCK अलजबरा है वो BCI अलजबरा कहलाता है। मतलब अगर हम देखें तो हमारी फर्स्ट 4 प्रॉपर्टीज तो होल्ड करवा रही हैं जो कि BCI अलजबरा में हैं, तो हमारे पास BCK अलजबरा जो होगा वो BCK जो है BCI अलजबरा कहलाएगा। लेकिन इसका जो कन्वर्स है इज नॉट ट्रू है, जो कि इस एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल पे मेंशन किया हुआ है कि एग्जाम्पल है 0 स्टेरिक 2। अगर हम पहले वाले टेबल में देखें तो 0 स्टेरिक 2 लें इक्वल टू 2 के आ गया, तो ये हमारे पास 5 प्रॉपर्टी जो है वो BCK अलजबरा की होल्ड नहीं करवा रही। सो इसमें प्रूव हो गया कि BCK अलजबरा इज अ BCI अलजबरा बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। इन अबव एग्जांपल 0 स्टेरिक 2 इक्वल टू 0 के वी शो दैट BCK 5 इज नॉट सेटिस्फाइड। अब हमने BCK अलजबरा को भी बाइनरी ऑपरेशन जो कि हमने लेस देन शो करवाया हुआ है उसमें लिख सकते हैं, मतलब उस फॉर्म में ले उस दूसरी साइड पे ले जाएं तो वो लेस देन इक्वल टू हो सकता है। हमने BCK अलजबरा की एग्जाम्पल दी हुई है,
एग्जाम्पल x जो है वो हमारे पास 0 1 2 वैसे ही कैली टेबल बनाया हमने, लेकिन हमने क्या किया कि फर्स्ट फॉर्म में 0 स्टैटिक 0 0 कर दिया, 0 स्टैटिक 1 कर दिया, और 0 स्टैटिक 2 करेंगे तो वो भी 0 के इक्वल हो जाएगा। मतलब फर्स्ट में हमने 0 कर दिया। एग्जाम्पल सेम एज जो है वो BCI अलजेब्रा की तरह की ही है, लेकिन हमने सिर्फ क्या किया, 0 स्टैटिक 2 किया तो हमारे वहाँ पे हमने 0 कर दिया है। अब हमने इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी होल्ड करवानी है, तो A इज इक्वल टू 1 रखा, B इज इक्वल टू 2 एंड C इज इक्वल टू 3 रखा। तो अगर हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करवा रहे हैं तो देन हमारे पास आंसर इज इक्वल टू 0 के आ रहा है। इसी तरह हम इसमें कोई भी वैल्यूज रख के देख सकते हैं, 2 3 1, मतलब कोई भी वैल्यूज 0 2 इस तरह वैल्यूज रख के हम देखेंगे तो हमारे पास BC के 1 जो है वो होल्ड करवाएगा। इसी तरह सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है A स्टैटिक B स्टैटिक B इज इक्वल टू 0 के, इसमें हमने A इज इक्वल टू 2 B इज इक्वल टू 1 रखा, तो इसमें हमने वैल्यूज पुट करवाई, तो ये भी हमारे पास होल्ड करवा रही है। थर्ड प्रॉपर्टी भी हमारे पास होल्ड करवाएगी, क्योंकि सेम का जो हमारे पास स्टैटिक है वो इक्वल टू हमारे पास 0 के ही आएगा। ये हमारे पास शो बेसिक भी होल्ड 3 जो है वो भी होल्ड करवा लिया है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्लियरली होल्ड करवा रही है। और 5 प्रॉपर्टीज में हमारे पास 0 स्टैटिक A लें इक्वल टू 0 की आए। हम आगे ऊपर कैले टेबल में हमने देखना है कि अगर हमने 0 स्टैटिक 0 लेने तो 0 आ रहा है, 0 स्टैटिक 1 लेंगे तो वो भी 0 आ रहा है, और 0 स्टैटिक जो है वो 2 लेंगे तो वो भी हमारे पास 0 के आ रहा है। मतलब हम 0 का किसी के साथ भी स्टैटिक ले रहे हैं तो वो इक्वल टू 2 के 0 के ही आ रहा है, सॉरी, तो वो हमारे पास होल्ड करवाएगा। नीचे 0 स्टैटिक A इज इक्वल टू 0 फॉर आर A बिलोंग टू कर रहा है X को शो BC के 5 होल्ड। सो X 0 1 2 जो है वो बेसिकली अलजबरा है। इसके बाद इसकी आइडियल ऑफ BCI अलजबरा है। हमारा पेपर BCI आइडियल पे ही है, तो हमने पहले BCI अलजबरा को देखा, फिर उसके बाद जो BCI अलजबरा है उसको देखा। अब हम आइडियल की तरफ आ रहे हैं। आइडियल ऑफ BCI अलजबरा है अ नॉन एम्प्टी सबसेट I of BCI algebra X is called on ideal of X. It is satisfied of following condition. इसमें दो कंडीशन होल्ड करवाती है कि जो 0 है वो बिलोंग करवाना चाहिए I को। मतलब अगर हम कोई भी I बना रहे हैं, सबसेट बना रहे हैं, कोई भी एक सेट का सबसेट बना रहे हैं जिसको हमने नाम दे दिया I का, उसमें 0 होल्ड करवाना चाहिए। और सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है A स्टेरिक B बिलोंग करवाना चाहिए I को एंड B बिलोंग करवाना चाहिए I को। मतलब इफ की कंडीशन है हमारे पास A स्टेरिक B बिलोंग करवाए I को और B बिलोंग करवाए I को, देन हमने प्रूव करवाना है कि A जो है वो भी बिलोंग करवाना चाहिए I को। इसके लिए एक एग्जांपल मैंने बनाई है कि अगर हमारे पास एक कैले टेबल है, उसको हमने देखा, ये हमने देखा है पीछे कि ये BCI अलजबरा है, तो हमने इसको सोल्व करना है। लेट I जो हमने बना लिया 0 1, मतलब हमने कोई भी इसका सबसेट बना लिया, वो क्या है 0 और 1 का। हमें समझ आ रही है कि क्लियरली हमारे पास होल्ड करवा रहा है कि 0 इसमें है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें होल्ड करवा दी, मतलब I1 इसमें होल्ड है। देन हमने I2 देखना है। इफ की कंडीशन हमारे पास क्या है, A स्टेटिक B बिलोंग करवा रहा है I को एंड B बिलोंग करवा रहा है I को। देन हमने प्रूव करवाना है कि A बिलोंग करवा रहा है I को। हमने यहाँ पे 0 और 1 रखा, 0 स्टेटिक 1 रखा, तो हमारे पास इक्वल टू 0 क्या आ रहा है, ये बिलोंग करवा रहा है I को। एंड हमारे पास 1 जो है वो भी हमारे पास बिलोंग करवा रहा है I को। ऊपर हमने जो I हमने जो बनाया है 0 और 1 का, उसमें हम देख रहे हैं I जो हमारे पास 0 और 1 का है, उसमें हमने 0 और 1 वैसे ही कोई वैल्यूज ली और हमारे पास इफ की कंडीशन होल्ड करवा गई। देन हमारे पास जो है सेकंड देन की कंडीशन भी होल्ड करवानी चाहिए, तब ये आइडियल कहलाएगा। तो 0 जो है वो बिलोंग करवा रहा है I को, तो हमारे पास ये कंडीशन जो है वो होल्ड कर गई है। उसके बाद अगर हमारे पास 1 स्टेरिक 0 रखें तो इक्वल टू 1 क्या आ रहा है, तो हमारे पास बिलोंग करवा रहा है I को, और 0 भी हमारे पास बिलोंग करवा रहा है I को। देन हमारे पास 1 जो है वो बिलोंग करवा रहा है I को। अब हमारे पास सर जो है वो 0 स्टेरिक 2 रखा मैंने, तो ये इक्वल टू 0 के आ गया है। अब 0 स्टेरिक 2 इक्वल टू 0 के आ गया है, लेकिन बिलोंग करवा रहा है I को। मतलब हमारे पास इफ में जो फर्स्ट पार्ट है वो होल्ड करवा रहा है, लेकिन बी में जो बी रखा हमने 2, वो बिलोंग नहीं करवा रहा है I को। तो हमने इसको हम इसको डिस्कस मतलब नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास इफ की कंडीशन ही नहीं है। अगर हमारे पास इफ की कंडीशन होगी तो हम देन पे जाएंगे। तो इसी तरह हमारे पास 2 स्टेरिक 0 रखा, इसमें भी 2 जो है वो बिलोंग नहीं करवा रहा है I को। 2 आया तो वो हमारे पास इफ की कंडीशन ही नहीं आई। इसमें 1 स्टेरिक 2 रखा, इसमें भी ऐसे ही हुआ, 2 स्टेरिक 1 रखा, तो ये भी हमारे पास इक्वल टू 2 के आ गया, तो इफ की कंडीशन नहीं होल्ड करवा रही। जब हमारे पास जब तक हमारे पास इफ की कंडीशन होल्ड करवा रही थी, तो देन की भी जो है वो होल्ड करवाई है। सो हमारे पास 1 0 1 जो होगा वो आइडियल ऑफ X होगा। ये हमने इसमें शो करवा दिया।
उसके बाद है डेफिनेशन है हमारे पास पॉजिटिव इम्प्लीकेटिव आइडियल की डेफिनेशन अ नॉन एम्प्टी सबसेट आई of a BCI algebra X is called a BCI positive implicative ideal of X। हमने पॉजिटिव इम्प्लीकेटिव आइडियल की तरफ जाना है, तो इसकी भी फर्स्ट प्रॉपर्टी सेम है जो है वो आइडियल की तरह है, जीरो बिलोंग करवा रहा है आई को। एंड सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है कि अगर ए स्टेरिक सी ब्रैकेट स्टेरिक सी स्टेरिक बी स्टेरिक सी बिलोंग करवा रहा है आई को एंड बी बिलोंग करवा रहा है आई को, देन हमने प्रूव करवाना है कि ए स्टेरिक सी भी जो है वो बिलोंग करवाना चाहिए आई को। इसकी भी सेम है, मैंने इसी तरह एग्जांपल एक बनाई है कि एक कैले टेबल हमने बना लिया, वहां से हमने इफ की कंडीशन पहले होल्ड करवानी है। अगर कोई भी आई बनाया 0 और 2 का बना लिया, प्रेस करिए, हमने आई लिया 0 और 2 का, क्लियरली हमारे पास होल्ड करवा रहा है कि 0 बिलोंग करवा रहा है आई को। सो हमने सेकंड जो है चेक करना है, सेकंड के लिए हमने इफ की कंडीशन पहले सोल्व करवानी है, फिर हमने देन की कंडीशन की तरफ जाना है। पहले हमने ए रख लिया 0, बी रख लिया 1, सी रख लिया 2। इसमें देखिए हमारे पास इफ की कंडीशन जो है वो होल्ड नहीं करवा रही, जो हमने रखा है ना बी 1 वो हमारे पास इसमें नहीं है आई में, सो हमारे पास इफ की कंडीशन ही होल्ड नहीं करवाएगी, तो हम देन की तरफ भी नहीं जाएंगे। सेकंड की तरफ आए, ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 2 एंड सी इज इक्वल टू 3। इसमें इफ की कंडीशन होल्ड करवा रही है, मतलब जो हमारे पास आंसर निकाला 0 स्टेरिक 2 इज इक्वल टू 0 बिलोंग करवा रहा है आई को, जो हमने बी रखा 2 वो भी हमारे पास क्या आ रहा है, बिलोंग करवा रहा है आई को। देन हमारे पास हम कहेंगे कि हमारे पास जो ए स्टेरिक सी है, मतलब 0 स्टेरिक 1 है, वो भी इक्वल टू किसके आ गया 0 के, ये भी बिलोंग करवा गया आई को। इसी तरह हमने इसकी ए की मुख्तलिफ वैल्यूज रख के देखी हैं, तो हम जो हमारे पास 0 2 है वो पॉजिटिव इम्प्लीकेटिव आइडियल ऑफ BCI अलजेब्रा कहलाता है। अगर हमारे पास इसमें बस यही है कि अगर हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टीज तो होल्ड करवाएगी, 0 बिलोंग टू करवा रहा है आई को, देन में जो दूसरी प्रॉपर्टी है उसमें हमारे पास इफ होल्ड करवाएगा तो देन होल्ड करवाएगा, अगर इफ ही होल्ड नहीं करवाएगा तो देन भी होल्ड, देन की तरफ हम नहीं जाएंगे। आगे डेफिनेशन है हमारे पास BCI इम्प्लीकेटिव आइडियल। पहले थी पॉजिटिव इम्प्लीकेटिव आइडियल, अब है इम्प्लीकेटिव आइडियल। इसमें जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है द नॉन एम्प्टी सबसेट आई, हमने सबसेट ही लेना है ऑफ आई BCI algebra X is said to be an BCI implicative ideal if the satisfies of the following condition 0 belong करवा रहा है I को। then second में हमने क्या करना है कि A स्टेरिक B स्टेरिक C, हमारे पास जो फर्स्ट है ये हमारे पास होल्ड करवानी चाहिए। देन की कंडीशन है हमारे पास A स्टेरिक B स्टेरिक ब्रैकेट B स्टेरिक C ब्रैकेट स्टेरिक 0 स्टेरिक 0 स्टेरिक, ये हमारे पास बिलोंग करवाने चाहिए I को। और फॉर आर ए बी बिलोंग टू करवाएगा हमारे पास आई को, मतलब इसमें भी हमारे पास इफ की कंडीशन होगी तो हम देन जो है वो इसकी कंडीशन जो होल्ड करवाएंगे। अब इसकी एक एग्जांपल बनाई है, एक कैरे टेबल बनाया 0 1 2 3 4 5 का। इसमें हमने आई जो ले लिया है वो 0 और 1 2 लिया, और फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो इसमें होल्ड करवा रही है, 0 बिलोंग टू करवा रहा है आई को। नो हमने सेकंड की तरफ जाना है, तो इसमें हमने क्या किया कि A इज इक्वल टू 3 रख लिया, B इज इक्वल टू हमारे पास 4 और C इज इक्वल टू हमने रख लिया है 3 2। तो हमने क्या किया, इसमें इसके अंदर वैल्यूज पुट करवाई, तो हमने देखा यहाँ पे कि जो 0 स्टेरिक 2 है वो इक्वल टू 0 की आ रहा है, जो कि बिलोंग करवा रहा है आई को। देन हमने जो लिया हुआ है C, वो भी बिलोंग किसको करवा रहा है आई को, 2 है ना, तो ये भी बिलोंग किसको करवा रहा है आई को। देन हम अपनी देन वाली कंडीशन में जाएंगे, तो कंडीशन में ये वैल्यूज हमने पुट करवाई, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 0, तो ये भी हमारे पास करवा रहा है बिलोंग करवा रहा है आई को। इसी तरह हम इसमें कोई भी वैल्यूज रख के देख सकते हैं, तो हम इसको पॉजिटिव इम्प्लीकेटिव जो है आइडियल बना सकते हैं। सेटिस्फाई सिमिलरली फॉर ईच ए बी सी होल्ड सोल्यूशन 0 1 2 इज अ BCI इम्प्लीकेटिव आइडियल। इसमें हम आई की जगह कुछ और भी ले सकते हैं, मतलब आई की जगह 0 2 3 ले लें, उसको हम होल्ड करवाएंगे। यहाँ 0 हर हाल में है, क्योंकि फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर होल्ड नहीं करवाएगी तो फिर सेकंड भी नहीं करवाएगी। तो इसी तरह हम 0 4 5 भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 0 1 2 लेके देखा, तो ये हमारे पास BCI इम्प्लीकेटिव आइडियल जो है वो कहलाएगी। अब एक थ्योरम है इसका, अब BCI इम्प्लीकेटिव आइडियल इज एन आइडियल, जो BCI इम्प्लीकेटिव आइडियल है वो एक आइडियल है, बट एन आइडियल इज नॉट अ BCI इम्प्लीकेटिव आइडियल, के जो आइडियल है वो BCI इम्प्लीकेटिव आइडियल नहीं है। इसको हम प्रूव करते हैं।
लेट यहाँ पे हमने आई इज अ बी से इम्प्लीकेटिव आइडियल ले लिया, मतलब हमारे पास बी से इम्प्लीकेटिव आइडियल यही था कि ए स्टेरिक बी और ये हमारे पास जो कंडीशन लिखी हुई है सारी सी बिलोंग करवा रहा है आई को, देन हमने ये प्रूव करवाना है कि हमारे पास ये जो देन वाली कंडीशन है ये भी बिलोंग करवा रही है आई को। इसके बाद हमने ये हमारे पास बी से इम्प्लीकेटिव आइडियल है, तो उसके बाद हमने क्या किया, इसमें पुट करवा दिया बी इज इक्वल टू 0 के। वी गेट अगर बी इज इक्वल टू 0 के आ रहा है तो हमारे पास जो ए स्टेरिक सी है बिलोंग टू करवा रहा है आई को और सी बिलोंग टू करवा रहा है आई को, देन ए बिलोंग टू करवा रहा है आई को। दिस शो डेट आई इज एंड आइडियल, मतलब हमारे पास जो बी सी आई इम्प्लीकेटिव आइडियल है वो क्या कहलाएगी, आइडियल कहला जाएगी, क्योंकि हमने उसमें बी जो है वो 0 रख दिया है। तो हमारे पास जो बी सी आई इम्प्लीकेटिव आइडियल है वो आइडियल कहलाएगा। देन कन्वर्स इज नॉट ट्रू बाय द फॉलोइंग एग्जांपल, उसको एक एग्जांपल से मैंने शो करवाया हुआ है कि ये क्यों नहीं कहलाएगा। अब देखें हमने एक कैरे टेबल हमने वैसे ही बनाया है जो जिसमें हमने आई ले लिया 0 और 2 का, ये प्रॉपर जी आइडियल सॉरी है। फॉर इंटरप्शन आयशा रहमान, कितना और रह गया है? क्योंकि आपकी क्लास का टाइम एंड हो चुका है। नो यू हैव सर अनदर क्लास। बस ये आखिरी थ्योरम, ये जो नीचे एक थ्योरम है ना, बस यही है और इसके एग्जांपल है। जी जल्दी से इसको हमें बता दें। यू एक्सप्लेन ऑल ओके ऑफ सर। दीस थिंग्स वेरी वेल, बीसीआई एंड आइडियल्स एंड ऑल ऑफ दीस अलजेब्रास, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। चलें जल्दी से विद इन 1 मिनट आप में इसको हमने क्लोज कर आई दें। लिया है, आई कोई भी लिया है हमने और इसका कैरे टेबल में हमने देखा तो इसके अंदर वैल्यूज पुट करवाई हमने आइडियल प्रॉपर आइडियल की तरह बीसीआई अलजेब्रा में। लेकिन अगर हमने इसी तरह बट में की कंडीशन में लिखा हुआ है कि अगर 3 स्टेरिक 2 स्टेरिक अगर वही वैल्यूज हमने जो है इम्प्लीकेटिव में पुट करवाई हैं तो वो होल्ड नहीं करवा रहा। तो सो हमने ये शो करवा दिया है कि जो आइडियल है वो मतलब ये इसमें ये शो हो गया है कि एवरी आइडियल इज नॉट द बीसीए इम्प्लीकेटिव आइडियल, मतलब हर आइडियल जो है वो बीसीआई इम्प्लीकेटिव आइडियल नहीं होगा। इसी तरह जो हमारे पास थ्योरम नीचे है वो कह रहा है बीसीआई इम्प्लीकेटिव आइडियल इज द बीसीआई पॉजिटिव इम्प्लीकेटिव बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, मतलब जो हमारे पास इसका आइडियल बीसीआई इम्प्लीकेटिव आइडियल है वो बीसीआई पॉजिटिव इम्प्लीकेटिव आइडियल होता है, लेकिन इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होता। अब इसी को मैंने ये प्रूव में भी किया हुआ है। देन अगर मैं इसकी एग्जांपल की तरफ जाऊं तो इस एग्जांपल में ज़्यादा जो है वो वाजिया हो जाएगा कि हर पॉजिटिव इम्प्लीकेटिव आइडियल जो है वो बीसीआई इम्प्लीकेटिव आइडियल नहीं होता। अब हमारे पास x इक्वल टू 0 1 2 3 4 का हमने कैरे टेबल बना लिया। लेट i इज इक्वल टू हमने 0 1 रख दिया। हमने इसमें a की कोई भी वैल्यू रखी है और ये हमारे पास इसमें प्रॉपर्टीज हमने होल्ड करवाई ए स्टेरिक सी इज इक्वल टू पॉजिटिव इम्प्लीकेटिव की जो है ना वो हमने इसमें होल्ड करवाई है, तो ये हमारे पास होल्ड करवा रही है। इसी तरह हमने ए इज इक्वल टू 1 बी इज इक्वल टू 0 और सी इज इक्वल टू 2 रख दिया, ये भी हमारे पास होल्ड करवा रही है। बट नॉट अ बीसीआई इम्प्लीकेटिव आइडियल, हमने यही वैल्यूज जो है वो बीसीआई इम्प्लीकेटिव में रखेंगे तो ये हमारे पास होल्ड नहीं करवाएगी। सो हमने ये कह देना है कि हेंस शो दैट बीसीआई पॉजिटिव इम्प्लीकेटिव आइडियल इज नॉट अ बीसीआई इम्प्लीकेटिव आइडियल। सर बस इतना ही है। जी थैंक यू फॉर दिस प्रेजेंटेशन आयशा रहमान जी। आयशा रहमान, ये आपको आइडिया कैसे आया? क्या आपने इससे पहले भी इस पे काम किया हुआ है? सर मैंने इससे पहले इस पे काम किया हुआ है और मेरा मतलब मेरा इंटरेस्ट है इसमें और मैं चाह रही हूँ मैं इसी में आगे जाऊँ। अच्छा, तो आपका सेमेस्टर कौन सा है? सर सेकंड सेमेस्टर है। तो आप किसी के साथ काम कर रही हैं ऑलरेडी? नहीं सर अभी नहीं कर रही। चलें जी, बेस्ट लक, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। आपने इसमें काफी इंटरेस्ट से चीजों को प्रिपेयर किया और इसको प्रेजेंट भी किया। जी डियर स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन? कुछ क्वेश्चन है आप में से किसी का और कुछ पूछना चाहते हैं या कुछ सजेशन है? If nothing, then saying thank you so much for all the presenters who present today's lecture, and I wish for all of you कि आप लोग ऐसे ही मेहनत से आगे भी चीजों को प्रिपेयर करें और अच्छी सी रिसर्च प्रोड्यूस करें, जिससे ना सिर्फ आप बल्कि पाकिस्तान से भी लोगों को पता चले कि यहाँ से भी लोग रिसर्च करते हैं। ठीक है जी, आपकी नेक्स्ट क्लास है, आई नो ऑल ऑफ यू, सो सेशन को एंड कर रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। और नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स के प्रेजेंट करना है वो मैंने LMS पे अपलोड कर दिया है, व्हाट्सएप भी मैंने आप सबको कर दिया है, उसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रेजेंटर जिनका। ओके सर। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम टू ऑल।